वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज सिमरन कपूर और मैं आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ हमारे सर्विंग सब्जेक्ट में अशोका बैच के साथ। और आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ऑडियो सभी को क्लियर आ रही है, कोई इशू तो नहीं है। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो दिव्या, हाय कृष्णा, हेलो प्रमोद, गुड इवनिंग। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये मैं मानकर चल रही हूँ कि इससे पहले जो पिछले कल मैंने आपको चैप्टर में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताए थे वो सारे फॉर्मूलाज आपने अच्छे से रिवाइज किए होंगे, क्योंकि कल हमने एरिया एंड वॉल्यूम की क्लास की थी और एरिया एंड वॉल्यूम से मैंने आपको बताया कि हमारे एसएससी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अलग अलग तरीके के पूछे जाते हैं और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो कैसे रहेंगे, या तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है या सीधा सीधा मुझे फॉर्मूला को पुट करना है और एरिया निकालना है या फिर वॉल्यूम निकालना है। तो इतनी तरीके के जो बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर हमारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज एक नए चैप्टर के साथ, उतना मत मना कीजिए, मतलब अच्छा, आज नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। तो आज जो हमारी क्लास रहने वाली है ये रहने वाली है प्लेन टेबल सर्वे के ऊपर। और प्लेन टेबल सर्वे में मैं ऐसे बोलूंगी कि जो क्वेश्चंस जहां से पूछे जाते हैं वो हमारे लिमिटेड ही टॉपिक्स हैं और बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है हमारा, ये आसान है, आसान टॉपिक है और टॉपिक से क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएंगे जितना मैं आप लोगों को टर्म्स के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, कौन से मेथड में? एंगुलर मेथड ऑफ कर्व में जो 2 थियोडोलाइट मेथड है हर्ष शुक्ला। कल हमने 2 मेथड देखे थे, एक 1 थियोडोलाइट मेथड, एक 2 थियोडोलाइट मेथड। जो 2 थियोडोलाइट मेथड होता है उसमें हम लोग 2 थियोडोलाइट लेते हैं और उसकी हेल्प से एंगल मेजर करते करते नए नए पॉइंट्स को लोकेट करते जाते हैं। जो रेनकाइन मेथड है या फिर जिसको 1 थियोडोलाइट मेथड बोला था, उसमें एक थियोडोलाइट से आप एंगल मेजर करते हो और चेन और टेप से आप डिस्टेंस को मेजर करते करते आप नए नए पॉइंट्स पर पोजीशन को लोकेट करते हुए जाते हो। तो जो एंगुलर मेथड है, इन एंगुलर मेथड में ये रहता है कि किसी मेथड में आपको क्या रिक्वायर होगा, आपको चेन और टेप के साथ एंगुलर मेजरमेंट भी लेनी पड़ेगी और किसी में एंगुलर मेजरमेंट नहीं लेनी पड़ेगी। क्लियर हो गया आपको हर्ष शुक्ला? ओके। और किसी को कुछ ऐसा कोई बेसिक डाउट है तो बताइए, नहीं तो आगे कंटिन्यू करते हैं। और किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। एक मिनट दीजिए, थोड़ा गर्मी हो रखी है, सोच रहे एसी करवा दूँ। 1 मिनट। चलिए वेरी गुड इवनिंग मनोज। अच्छा, ये मेथड्स कब देख लिए? ये मेथड पिछले कल ही तो करवाए थे। पिछले कल देखे थे हमने 2 मेथड्स कर्व को सेट आउट करने के लिए और साथ ही साथ में एरिया एंड वॉल्यूम वाला टॉपिक भी पढ़ा था ना कल की क्लास में। चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं। पहले मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने प्लेन टेबल सर्वे कर रखा है? प्लेन टेबल सर्वे कभी ना कभी कॉलेज में देखा है या प्लेन टेबल सर्वे को अपने आप साइट पर परफॉर्म किया है? कितने लोग हैं ऐसे? आज की क्लास थोड़ी सी ऐसी रहने वाली है जिसमें हम थोड़ी बहुत टॉपिक्स जो है वो प्रैक्टिकल लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं उसको प्रैक्टिकल साइट पर लेकर समझूंगी कि प्लेन टेबल सर्वे कैसे किया जाता है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज की क्लास में हमारा प्लेन टेबल सर्वे का जो फर्स्ट लेक्चर है, आज हमने ये पढ़ना है प्लेन टेबल सर्वे क्या है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, इसकी एडवांटेज देखनी है, इसका लिमिटेशन देखना है, कौन कौन सी एक्सेसरीज यूज होती है, कैसे हम लोग प्लेन टेबल सर्वे परफॉर्म करते हैं साइट पर जाकर, और नेक्स्ट मेथड देखना है डिफरेंट मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। मतलब हम कौन कौन सी एक्सेसरीज का यूज करेंगे, चाहे हमें डिस्टेंस मेजर करना है, हमें एंगल मेजर करना है या हमें जो भी मेजरमेंट लेनी है, एंगल की बात नहीं करेंगे, डिस्टेंस, और कैसे हमें उसको शीट पर प्लॉट करना है। ठीक है, और इसके बाद मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वे में क्या देखेंगे कि प्लेन टेबल सर्वे परफॉर्म करने के डिफरेंट मेथड्स क्या है। अब साइट पर अगर मैं जाती हूँ, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि मैम ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही जगह पर खड़े हो और जिन भी पॉइंट्स को आपने साइट करना है या फिर प्लॉट करना है वो एक ही जगह से दिखाई दे। हो सकता है कि एक ही जगह से नहीं दिखाई दे, तो अलग अलग मेथड्स हमें यूज करने पड़ते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे प्लेन टेबल सर्वे के डिफरेंट मेथड्स। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, एंड ऑफ कर्वेचर, 2 कॉमन पॉइंट्स वेयर रेडियस एंड डायरेक्शन चेंज। ये थोड़ा अधूरा सा लग रहा है, थोड़ा आप अच्छा सा, मतलब स्टेटमेंट क्लियर नहीं हो रही है जितनी आपने बात लिखी है। क्वेश्चन ऊपर चला गया है क्या? मुझे इतना दिख रहा है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी 1, एंड ऑफ कर्व 2, कॉमन पॉइंट वेयर द रेडियस एंड डायरेक्शन चेंजेस।
अगर डायरेक्शन जहां पर चेंज होती है, जो कॉमन पॉइंट अगर आप पूछ रहे हो, तो जहां पे डायरेक्शन चेंज होगी ना, और ये हमारा टेंजेंट है, जहां डायरेक्शन चेंज होगी, अगर ये हमारा टेंजेंट है, ये कर्व है, तो इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कर्वेचर। बस ये है कि पॉइंट ऑफ कर्वेचर वहां आता है जहां पर कर्व स्टार्ट हो रहा है। अब यहां से चल रहे हो आप रोड पर इस डायरेक्शन में, यहां पर कर्व एंड हो रहा है, जहां पर कर्व एंड हो रहा है वहां पर ये सेम पॉइंट, कौन सा सेम पॉइंट? जहां पर टेंजेंट और कर्व आपस में मिल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये पॉइंट ऑफ कर्वेचर होता है, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है। अब आधा क्वेश्चन जितना आपने बोला तो वो क्लियर हो गया होगा शायद अब आपको, है ना? कल वाला लास्ट पॉइंट में, लास्ट वाला पॉइंट क्या था कल वाला? क्या चीज नहीं समझ आई? जो मिड सेक्शन फॉर्मूला था, मिड सेक्शन फॉर्मूला में कई बार सिंपल फॉर्मूला मुझसे पूछते हैं। मिड सेक्शन फॉर्मूला में मुझे क्या करना है कि मैम अगर आप कहीं पर वॉल्यूम निकालना चाहते हो, कुछ इस तरीके का केस है, कुछ इस तरीके का केस है, जैसे मैंने कल आपको 3D में एक डायग्राम बनाकर दिखाया था। अगर मैं इसको और ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दूं, अगर मैं इसको और ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दूं, तो क्या मैं इस डायग्राम में अलग अलग सेक्शन देख पा रही हूँ? क्या मैं इस डायग्राम में अलग अलग सेक्शन देख पा रही हूँ? तो मैम एक तो ये वाला सेक्शन है, एक ये वाला सेक्शन है, एक ये वाला सेक्शन है, तो 3 सेक्शन है। अगर मेरे पास 3 एरिया होंगे, मतलब मान लीजिए ये एरिया A1 हो गया, ये एरिया A2 हो गया। जो सेक्शन मिड सेक्शन है, मिड सेक्शन मतलब मैम अगर ये टोटल 2 टॉप और बॉटम वाले एरिया के टोटल जो हाइट थी वो 10 मीटर थी, इसके सेंटर पे एक और सेक्शन प्रेजेंट है 5 मीटर। 5 मीटर पर अगर एक सेक्शन प्रेजेंट है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि आपको क्या करना है, अगर वॉल्यूम निकालना है तो मिड सेक्शन फॉर्मूला से अगर वॉल्यूम निकालना है तो जो मिड सेक्शन होगा, मैंने क्या किया, A1 और A2 जो 10 मीटर के डिस्टेंस पे थे, उसके सेंटर पर एक सेक्शन लिया। ये देखो 3D में दिख रहा है एक सेक्शन, तो इसके सेंटर में एक सेक्शन लेना है और इसका मैंने एरिया निकाला। इसका फैन ऑन कर देना। इस ठीक है, तो ये 5 मीटर, तो ये मैंने क्या किया, 5 मीटर की हाइट या डिस्टेंस पर मैंने एक एरिया लिया है। तो हमें जो मैंने मिड सेक्शन फॉर्मूला में बोला था ना कि सेंटर पे आपको सेक्शन लेना है, तो सेंटर वाला सेक्शन ये होगा, इसका आपको एरिया निकालना है। एरिया मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे, इन दो के बीच का डिस्टेंस कितना था, इन दो के बीच का डिस्टेंस कितना था। मैम अगर सेंटर पे ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस 5 होगा, ये डिस्टेंस 5 होगा, तो एरिया मल्टीप्लाई लेंथ कर देंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो उसका सिर्फ ज्यादातर केसेस में डायरेक्टली मुझसे फॉर्मूला पूछा जाता है, तो वो मैंने लास्ट में आपको समझाया था। आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं तो एक बार डाउट सेक्शन में लिख देना। चलिए, तो अब मैं अपना अगला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करती हूँ, दैट इज प्लेन टेबल सर्वे। तो प्लेन टेबल सर्वे को परफॉर्म करने से पहले मैंने कुछ चीजें जो आप लोगों को क्लियर करवानी है, वो क्या है। देखो, नाम से कुछ चीजें पता चल रही है। अच्छा, ऐसा कोई वुडन बोर्ड जो है वो कभी देखा है? हाँ मैम, जिस टेबल पर अगर आप अभी कॉपी रख के पढ़ाई कर रहे होंगे, एक वुड का ही बना हुआ है ना, वो वुडन टेबल तो देखा हुआ है सभी ने, क्या आ गया ना समझ? चलिए, वेरी गुड। तो ये वुडन टेबल है, आप समझेंगे वही टेबल है जिसको आप बचपन से देखते आए हो, जो भी टेबल आप इमेजिन करो। तो अब क्या हुआ, प्लेन टेबल सर्वे में आप अपने आप सारे पॉइंट्स मुझे बता देंगे अगर मैं आपको समझा दूं इसमें होने क्या वाला है। तो सबसे पहले तो एक प्लेन टेबल है जो कुछ ऐसा दिखाई देगा। प्लेन टेबल को मैम किसके ऊपर रखा होगा, एक ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर, जैसे अभी तक हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स को रखते जा रहे हैं। और मैम प्लेन टेबल जो ये हमारा है बिल्कुल ड्राइंग बोर्ड जैसा ही है, इसके ऊपर हम क्या रखते हैं, इसके ऊपर हम यहाँ पर लगाते हैं एक व्हाइट कलर की A4 तो नहीं बोलेंगे, अभी साइज बताऊंगी प्लेन टेबल का तब बात करेंगे। इसके ऊपर लगाएंगे एक व्हाइट कलर की शीट या फिर आप बोल दोगे पेपर, एक कागज आपने इसके ऊपर रख देना है। तो मान लीजिए इसके ऊपर क्या रख दिया है, कागज। तो इतनी बात समझ में आ गई कि आप इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे और उसके बाद आप प्लेन टेबल को रखोगे, प्लेन टेबल के ऊपर अपनी शीट रखोगे। तो मैम हमने शीट रखी है, तो क्या आप इस प्लेन टेबल सर्वे के बारे में जितना इस डायग्राम को देख के समझ पा रहे हो, आप मुझे ये बोल सकते हो कि इस केस में मैम अगर ड्राइंग शीट आप साइट पर लेकर गए हो तो उसी टाइम पर आप प्लॉट भी कर पाओगे जो चीजें देख पा रहे हो। मतलब मैम अगर हम इस शीट का प्लान बनाए, अगर हम इस शीट को टॉप से देखें तो आप क्या कर सकते हो मैम, जिन भी पॉइंट्स को, अभी तक ये आइडिया लग रहा है, जिन भी पॉइंट्स को हम साइट पर देखेंगे हो सकता है सेम टाइम पर हम उसको क्या करेंगे, शीट पर प्लॉट भी करेंगे। तो हमारा प्लेन टेबल सर्वे का सबसे अच्छा या फायदा या बेनिफिट या एडवांटेज हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम इसको साइट पर लेकर जाते हैं
हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को देखते भी जाएंगे, देखने के साथ साथ ड्राइंग शीट पर बनाते भी जाएंगे। तो मतलब इस पॉइंट को हम बोलेंगे कि प्लेन टेबल सर्वे में साइटिंग मतलब देखना, और इसके साथ साथ प्लॉटिंग दोनों साइमल्टेनियसली हो सकती है। और किसी सर्वे में ऐसा नहीं हुआ था। जब आप थियोडोलाइट को साइट पर लेकर गए थे, आपने एंगल मेजर किए थे। अब मैम जो ट्रेवर्स बनाया वो हम बाद में आएंगे और फिर कागज पर ट्रेवर्स बनाएंगे। यहां पर जितना भी काम होगा वो सारा साइट पर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या दिख रहा है आपको, इस प्लेन टेबल के ऊपर अलग अलग एक्सेसरीज दिख रही है। एक ये कुछ है, एक ये कुछ है, एक 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। तो प्लेन टेबल सर्वे जब मैं करूंगी, उसके साथ जो एक्सेसरीज हम यूज करते हैं, इन सब एक्सेसरीज के बारे में एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो एडवांटेज ये हो गया, अब ध्यान से सुनना, इसको याद रखने वाला तो कुछ है ही नहीं। मैम जिस टाइम पे हम पॉइंट को देखेंगे उसी टाइम पर पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। अगर देखते ही प्लॉट कर दिया तो ये रिस्क कम हो जाएगा कि मैं किसी पॉइंट को मिस कर दूं। मतलब हर एक पॉइंट जो मैं प्लॉट करना चाहती हूं, ज्यादातर चांसेस हैं कि मैं वो प्लॉट करके आऊंगी ही। ऐसा नहीं होगा कि कोई पॉइंट हमसे रह गया, ठीक है। मतलब अगर सामने दिख रहा है तो हमने प्लॉट कर दिया, ये इसका एडवांटेज हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं इसका डिसएडवांटेज, आपको क्या लगता है? मैम ये तो ठीक है कि साइट भी कर रहे हैं, प्लॉट भी कर रहे हैं, अभी नहीं समझ आया कैसे कर रहे हैं, उसका प्रोसीजर हम समझेंगे, अभी इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अब आपको इतना बड़ा प्लेन टेबल हैवी होता है, अगर आप उठाओगे इसको तो देखोगे, उसके साथ ये सारी एक्सेसरीज, और उसके साथ आपको ट्राइपॉड उठाकर साइट पर जाना है। अब देखो, अगर मैं बोलूं बारिश का मौसम हो जाए, तो मैम अगर बारिश आ जाती है, बिल्कुल सही बोला, बारिश आ जाती है तो आपकी शीट सारी भीग जाएगी, या फिर आपको सारा सामान उठा के वापस जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे बारिश आ गई, या फिर एक ऐसी जगह जहां पर आपको पॉइंट्स दिखाई ही नहीं दे रहे हैं क्लियरली, तो आप वहां पर प्लेन टेबल सर्वे कर ही नहीं सकते। दूसरा मैं बोल सकती हूँ कि मैम मतलब इतना हैवी है ये सारी चीजें, तो उसके लिए हमें इसको मतलब कैरी करना भी मुश्किल होता है, ठीक है। अब तो ये सारी चीजें, ये कौन सी बात कर रहे हो नंदलाल, ये हमारी अभी यहाँ पर ध्यान दो, कंपास का अगर कोई डाउट है उसको बाद में बताना, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन आज के टाइम में इसको ज्यादा प्रेफर नहीं करते, इसको ज्यादातर यूज नहीं किया जाता। ना करने का रीजन यही है कि बहुत ज्यादा हेक्टिक है साइट पर जाकर इसकी हेल्प से काम करना, लेकिन हमारे सिलेबस में आता है, इसलिए हमें इसको पढ़ना है। तो इसके बारे में मुझे क्या पता चल गया, साइटिंग हो सकती है, प्लॉटिंग हो सकती है, ठीक है। अगर मुझे छोटे या फिर लिमिटेड एरिया का ही सर्वे करना है तो मैं वहां पर इसको कर सकती हूँ। दूसरी बात, मैम यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट इतना टफ होगा कि मुझे यूज करना नहीं आएगा। थियोडोलाइट एक ऐसी चीज है जो किसी को नहीं पता है तो उसको नहीं आएगा उससे रीडिंग लेना, लेकिन प्लेन टेबल अगर मैं आपको भी साइट पर लेकर बोलूं कि जाओ आप साइट पर ले जाओ, तो इसकी हेल्प से आप भी सारे पॉइंट्स को इजीली प्लॉट कर पाओगे। तो कोई स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती है। और अगर मैं यहाँ पर बोलूं चांसेस ऑफ मिसिंग सम टोपोग्राफिकल फीचर, क्या क्या पॉइंट्स हो गए। प्लेन टेबल वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पहला क्वेश्चन आपका ये बन गया, पहला क्वेश्चन वो कौन सा सर्वे है जिसमें आपका फील्ड वर्क और प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली, फील्ड वर्क और प्लॉटिंग साइमल्टेनियसली होती है, ठीक है। आगे, सुइटेबल फॉर स्मॉल और मीडियम स्केल मैपिंग, जनरली बुक्स में लिखा रहता है कि अगर आप जनरली ये स्केल सेलेक्ट करना चाहते हो तो वहां पर हम इसको सुइटेबल मानते हैं, लेकिन जहां पर हाई एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर, क्योंकि जहां पर ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होगी वहां पर आप उन इंस्ट्रूमेंट को यूज करोगे जिनका लीस्ट काउंट कम होगा और जिन पे ज्यादा भरोसा होगा, तो इसको हम वहां यूज नहीं करते हैं। तो ये भी बता दिया, ज्यादा स्किल भी रिक्वायर नहीं होती है, लेस कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू थियोडोलाइट सर्वे, क्योंकि हम थियोडोलाइट वाले केस में क्या कर रहे थे, ट्रेवर्स बना रहे थे, यहां भी ट्रेवर्स बनाऊंगी, लेकिन थियोडोलाइट जो है इसके कंपैरिजन में ज्यादा कॉस्टली होता है। चांसेस ऑफ मिसिंग सम टोपोग्राफिकल फीचर टू बी मैप्ड इज वेरी लेस, लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, चांस ऑफ मिसिंग सम टोपोग्राफिकल फीचर। मान लीजिए मुझे पता था कि मुझे कुछ परमानेंट ऑब्जेक्ट्स को ही साइट करना है और उनको ही प्लॉट करना है। अब अगर मुझे सामने एक बिल्डिंग दिख रही है तो उस बिल्डिंग को मैं प्लॉट करके ही आऊंगी शीट पर, इसका चांस ज्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, चांसेस ऑफ मिसिंग सम टोपोग्राफिकल फीचर इज वेरी लेस, कि ये मिस हो जाए, एज इट इज करेक्ट आउट इन द फील्ड, क्योंकि हमने इसको कहां पर बनाया है, फील्ड में बनाया है। किसी को कोई कुछ पॉइंट जो इसमें नहीं समझ आया हो, थोड़ा सा थ्योरेटिकल चलेगा, उसके बाद और चीजें आएंगी।
अच्छा है, प्लेन टेबल सर्वे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये समझ में आ गया क्या इसके बारे में ध्यान रखना है। ये चीज़ पूछते हैं फील्ड वर्क और प्लॉटिंग किस सर्वे में की जाती है, जहाँ एक्यूरेसी रिक्वायर नहीं है, ग्रेट स्किल रिक्वायर नहीं है, मतलब कम कॉस्टली होता है, और हम किसी भी फीचर को मिस कर दें इसके बहुत कम चांसेस होते हैं। और इसके लिमिटेशंस क्या होती हैं? लिमिटेशंस है कि एब्सेंस ऑफ मेजरमेंट कॉज इनकन्वीनियंस। मान लीजिए मैं प्लेन टेबल सर्वे करने गई और मैंने प्लेन टेबल को अपनी साइट पर रख दिया। अब मान लीजिए मैंने जिन भी पॉइंट्स को लोकेट करना था वो पॉइंट्स में लोकेट करते जा रही हूँ, लेकिन वो पॉइंट्स लोकेट करते जा रही हूँ, लेकिन हुआ क्या, कोई पॉइंट गलती से मुझसे रह गया, कोई पॉइंट मुझसे लोकेट करने में गलती से रह गया। अगर रह गया, अब आप सोचो कि आप सारा सर्वे करके अपनी लैब में वापस आ गए हो। अब लैब में वापस आ जाने के बाद फिर से आपको साइट पर जाना है और फिर से उस मिसिंग पॉइंट को प्लॉट करना है, तो कितना हेक्टिक हो जाएगा काम। तो क्या लिखा है लिमिटेशन में कि एब्सेंस ऑफ मेजरमेंट कॉज इनकन्वीनियंस। अगर हमने कोई मेजरमेंट नहीं लिए तो उसकी वजह से इनकन्वीनियंस हो जाता है। अगर अच्छा ये तो कुछ भी नहीं है, डिफिकल्ट टू हैंडल ड्यू टू इट्स वेट, और ये इंपॉर्टेंट है, इट कैन नॉट बी डन इन रेनी सीजन, क्योंकि अगर बारिशें पड़ने लग जाएंगी तो वहां पर हम इतना बड़ा प्लेन टेबल जिसका वेट भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा था तो उसको कैरी करना भी मुश्किल होगा। और इट कैन नॉट बी डन इन डेंस एंड हैवी फॉरेस्ट। डेंस और हैवी फॉरेस्ट में मुझे वो पॉइंट्स दिखाई ही नहीं देंगे जिनको मैं शीट पर प्लॉट करना चाहती हूँ, तो वहां पर भी हम इसको ज्यादा बेटर नहीं मानते। तो ये हो गया हमारा इसका लिमिटेशंस। तो अभी ये सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि प्लेन टेबल सर्वे वो सर्वे है जिसमें हमें क्या करना है। प्लेन टेबल सर्वे वो सर्वे है जिसमें हमें साइट करना है और प्लॉट करना है सेम टाइम पर शीट के ऊपर। कैसे किया जाता है अभी हम सीखेंगे। इसकी बहुत सारी एक्सेसरीज है और अगर हम बात करें तो इसका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। इसकी एक्यूरेसी भी बहुत कम होती है और अलग अलग जगह पर इसको कैरी करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, वर्ड मीनिंग हार्ड, क्या बोल रहे हो? अच्छा ये हो गया, ठीक है। अब इसके आगे एक एक करके हम सारी एक्सेसरीज के बारे में समझेंगे और जहां जहां से सवाल आता है वो एक एक करके आपको सारे मैं आपको डाउट्स क्लियर करवा दूंगी और बता दूंगी क्वेश्चन कहां से आता है। तो अभी तक तो एक दो सवाल ही यहां से बनते हैं, इसका लिमिटेशन मुझे याद रखना है, और दूसरी चीज साइटिंग और प्लॉटिंग साइमल्टेनियसली हो सकती है। अब प्लेन टेबल सर्वे में क्या क्या एक्सेसरीज चाहिए, तो एक तो मैम ट्राइपॉड चाहिए, ट्राइपॉड के ऊपर आप प्लेन टेबल को रखोगे। तो अभी हम जितनी देर प्लेन टेबल पढ़ेंगे हम मानेंगे ये हमारा क्या है, प्लेन टेबल है। तो सबसे पहला काम क्या है कि साइट पर जाकर प्लेन टेबल को रखना है। तो हमें पहली एक्सेसरी क्या चाहिए होगी, साइट पर जाकर लिमिटेशन का फर्स्ट पॉइंट, एब्सेंस ऑफ मेजरमेंट कॉज इनकन्वीनियंस। इसका मतलब ये था कि अगर आप कोई मेजरमेंट लेना भूल गए, अगर आप कोई मेजरमेंट लेना भूल गए, ठीक है, फॉरगॉट टू मेजर, मतलब आप कोई मेजरमेंट लेना भूल गए। जैसे मान लीजिए कि मैम हम यहाँ पर प्लॉट करने के लिए, ये हमारी शीट थी, हमने डिफरेंट पॉइंट्स जो भी देखे थे, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये भी समझ आएगा क्या है, इन सबको प्लॉट कर दिया था, लेकिन हम कोई ई पॉइंट को जो यहाँ दिखाई दे रहा था उसको प्लॉट करना भूल गए। अब उसको अगर आप प्लॉट करना भूल गए तो क्या होगा, अब आप अपनी लैब में वापिस आ गए हो तो आपने इस ई पॉइंट का मेजरमेंट नहीं लिया, आप इस ई पॉइंट को लोकेट करना भूल गए, तो वापस से हम वहां साइट पर जाएंगे और फिर से प्लेन टेबल को फिक्स करेंगे और फिर से प्लेन टेबल को ऐसे रखेंगे कि जहां वो पहले वाली पोजीशन थी, और फिर ई को देखना। ये पॉसिबल नहीं है ना, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है क्या, एक पॉइंट के छूट जाने से वो पॉइंट छूटा रह जाएगा। तो क्लियर हो गया, यहाँ पर क्या बोला है, एब्सेंस ऑफ मेजरमेंट विल कॉज इनकन्वीनियंस। अगर कोई गलती से आप भूल जाते हो मेजरमेंट लेना तो वो इनकन्वीनियंस कॉज करता है, मतलब वो पॉइंट हमेशा के लिए मिस रह जाता है। मनोज भट्ट क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, एक एक करके सारी एक्सेसरीज के बारे में पढ़ेंगे और वही चीजें बताऊंगी जो पेपर में आती है। तो सबसे पहले प्लेन टेबल सर्वे कर रहे हैं तो पहली चीज क्या चाहिए, अगर प्लेन टेबल सर्वे कर रहे हैं तो पहली चीज क्या चाहिए, प्लेन टेबल। तो पहली चीज क्या रिक्वायर होगी, प्लेन टेबल रिक्वायर होगी, ठीक है। चलिए, तो पहली चीज मैम प्लेन टेबल चाहिए। ड्राइंग बोर्ड, प्लेन टेबल जिसको बोल रहे हैं ड्राइंग बोर्ड, किसी ने अभी लिखा भी था, किसका बना होता है जो आप बचपन से देखते आ रहे हो मैम, ये ड्राइंग बोर्ड जो होता है वेल सीजनड वुड का बना होता है। बिल्डिंग मटेरियल पढ़ोगे तो वेल सीजन का मतलब भी समझ में आ जाएगा। इट्स अपर सरफेस इज केप्ट स्मूथ। क्यों रखना पड़ेगा मैम, इसके ऊपर तो हमें शीट बनानी है,
इसके ऊपर तो हमें शीट रखनी है, तो ऊपर का जो सरफेस होगा उसको हमें क्या रखना पड़ेगा, ऊपर का जो सरफेस होगा उसको स्मूथ रखना पड़ेगा। तो ये तो सिंपल सी कहानी है, मान लो मैंने इसके ऊपर शीट रखी है तो इसको हमारा टॉप सरफेस क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। पेपर के लिए क्या जरूरी है, पेपर के लिए ये जरूरी है, सबसे ज्यादा सवाल यहाँ से ही पूछे जाते हैं। पेपर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या टॉपिक है, ये वाला आपसे पूछा जाता है। जनरली कौन सा टेबल यूज किया जाता है, जॉनसन टेबल यूज किया जाता है। जॉनसन टेबल का साइज बताओ, तो ये दो साइज में अवेलेबल होता है, 45 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर और दूसरा 60 सेंटीमीटर से 75। मैं लिख रही हूँ ये एग्जाम में आता है, तो आपको पहली चीज क्या याद रखनी है, जॉनसन टेबल का साइज। आपको क्या याद रखना है, जॉनसन टेबल का साइज। बिल्कुल जैसा स्टडी टेबल होता है आप इमेजिन कीजिए वैसा ही टेबल है, क्योंकि उसको भी आप क्या करते हो, अलग अलग हाइट एडजस्ट करने वाला भी आता है, तो हाइट एडजस्ट करके भी कई बार आप उसको मतलब प्लेस करते हो अलग अलग पोजीशन पे, है ना। तो आपको यहाँ से पेपर में याद रखना है 45 इंटू 60 या 60 इंटू 75, ये दो साइज में अवेलेबल होगा, इसमें तो कुछ पूछना नहीं होगा। अच्छा बताओ दूसरी एक्सेसरी क्या होगी, मैम इस प्लेन टेबल को जिसके ऊपर रखेंगे वो क्या होता है, ट्राइपॉड होता है। जिसके ऊपर रखेंगे वो क्या होता है, ट्राइपॉड होता है। तो ट्राइपॉड तो ऑलरेडी हम पहले वाले इंस्ट्रूमेंट से समझते आ रहे हैं कि ट्राइपॉड इज यूज्ड टू प्लेस द प्लेन टेबल बोर्ड ओवर इट, ये कहानी भी क्लियर है। अब नई चीज क्या आई, अब नई चीज क्या आई, पहले हम उसकी फोटो देख लेते हैं, फिर उस फोटो से उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अब इसका नाम नहीं बता रही मैं, अभी आपको इसकी वर्किंग समझा रही हूँ, फिर हम इसका नाम देखते हैं क्या होता है। तो पहली एक्सेसरी हो गई प्लेन टेबल। प्लेन टेबल जो बोर्ड होगा हमारा वो वेल सीजन वुड का होगा। कौन सा टेबल यूज करेंगे, जॉनसन टेबल यूज करेंगे। जॉनसन टेबल का साइज क्या होगा, दो साइज दिया है वो आपको याद रखने हैं। अब इसके आगे ट्राइपॉड के ऊपर उसको रखना है। अब देखिए ये आती है हमारी नेक्स्ट एक्सेसरी। अब क्या है, अब ध्यान से सुनना मैम, मुझे क्या करना है, ये हमारा प्लेन टेबल है। अब प्रोसीजर सुनना, एक ही बार बताऊंगी समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे। ये प्लेन टेबल है, ट्राइपॉड के ऊपर रखा, इसके ऊपर खाली एक वाइट कलर की शीट है। अब मैं यहाँ पर ये जो सामने पेन है, ये जो सामने पेन है मेरे लिए, ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट है जो मेरे लिए रेंजिंग रोड है, जिसको मैंने लोकेट करना है अपनी शीट के ऊपर। इस वाले पेन को मैंने अपनी शीट के ऊपर दिखाना है, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो मैं क्या करूंगी, एक आसान भाषा में समझा रही हूँ, आज तो आपको बहुत चीजें पता चल जाएंगी इसके बारे में। तो हम क्या करेंगे मैम, अगर डिस्टेंस बिल्कुल पास में ही है और आपने सामने एक रेंजिंग रोड वाले पॉइंट पर एक पॉइंट को लोकेट करना है, तो हमें उस रेंजिंग रोड को साइट करना पड़ेगा, उस रेंजिंग रोड को देखना पड़ेगा। तो फॉर साइटिंग अगर हमें सामने किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो साइट भी करना पड़ेगा, और साइटिंग के लिए हमें यहाँ पर कोई ना कोई एक्सेसरी चाहिए। अब साइटिंग के लिए एक्सेसरी मतलब आपको याद होगा प्रिज्मेटिक कंपास में एक आई वेन और एक ऑब्जेक्ट वेन बताया था, अगर आपको याद हो। कंपास सर्वे में प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास आपको दोनों दिखाई थी। तो आपको याद हो, अगर सर्वेयर कंपास में शायद वो फोटो भी दिखाई थी कि मैम यहाँ पर अगर ये कंपास इस तरीके से है तो यहाँ पर आई वेन होगा और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट वेन होगा। जब मैं सामने ऑब्जेक्ट को देखूंगी तो इस थिन हेयर से आपको वो इंटरसेक्ट करते हुए देखना है। याद है आप लोगों को, बताइए। तो वैसे ही अब मुझे जब किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर यूज हो रहा है इसे हम बोलते हैं जनरली एलिडेट। किसका यूज करते हैं, एलिडेट का। एलिडेट क्या काम करता है मैम, साइट करना है। साइट करने का मतलब ये मैंने प्लेन टेबल रखा, इमेजिन कीजिए प्लेन टेबल के ऊपर आप इस एलिडेट को रख रहे हो, इस एलिडेट को रख रहे हो। अब क्या हुआ मैम, यहाँ पर रेंजिंग रोड थी, ये प्लेन टेबल के ऊपर हमने इसको रखा था। आप यहाँ से देखोगे, मैं यहाँ से देखूंगी। अब मुझे क्या चाहिए, एक लाइन ऑफ साइट को एस्टेब्लिश करना चाहती हूँ, लाइन ऑफ साइट को एस्टेब्लिश करना चाहती हूँ, क्योंकि प्लेन टेबल लेवल होगा, किसी एंगल पे नहीं होगा। वेरी गुड दानिश। तो हमें क्या करना है मैम, यहाँ से देखेंगे सामने वाली रेंजिंग रोड को। तो यहाँ से सामने वाली रेंजिंग रोड देख ली, अब पोजीशन फिक्स है, मैंने देख लिया कौन सा पॉइंट था मैम, ए पॉइंट था। साइट करने के साथ साथ सेम टाइम पे मुझे अलग से कोई स्केल की रिक्वायरमेंट नहीं है। एट द सेम टाइम ये मान लीजिए अगर एक शीट थी तो मैंने यहाँ पर साथ में जो एक स्केल बना हुआ होता है, यहाँ पर एक स्केल ऐसे ग्रेजुएशंस बनी होती है, एक स्केल यहाँ ग्रेजुएशंस बनी होती है और उसी से सीधी लाइन खींचनी है।
तो इसी से मैंने क्या कर दिया मैम, साइट भी कर लिया और दूसरी चीज मैंने इसी से ही प्लॉट भी कर लिया। कैसे प्लॉट किया, आपने प्लेन टेबल के ऊपर इसको रखा था, इमेजिन कीजिए आपने इसको रखा है, साथ में क्या बना है मैम, एक स्केल बना हुआ है। तो अब स्केल का क्या काम है मैम, जब आपने प्लेन टेबल यहाँ रखा था, सामने इंस्ट्रूमेंट को देखा होगा या सामने स्टाफ को सामने आपने रेंजिंग रोड को देखा होगा, तो मान लो कि एक्चुअल में 2 पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस था वो 10 मीटर था। आपका जहां पर प्लेन टेबल था और जहां ये ऑब्जेक्ट था, इनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर था। तो शीट पे आप 10 मीटर दिखा नहीं सकते, आपने 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्केल सेलेक्ट कर लिया। तो इसका मतलब आप कुछ भी स्केल ले सकते हो। तो मैम यहाँ पर मैं 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दूंगा यहां से आती हुई इस डायरेक्शन में। तो एलिडेड का काम समझ में आया, क्या किया, साइट किया। साइट करने के लिए इसमें एक आई वेन था, एक ऑब्जेक्ट वेन था। तो जो आई वेन है जहां से हम लोग साइट करेंगे, यहाँ आई की पोजीशन, और सामने ऑब्जेक्ट वेन जिसमें एक ये खाली भी हो सकता है और इसमें थिन हेयर भी हो सकता है। इस थिन हेयर से आपने सामने ऑब्जेक्ट को देखना है। अब इसका क्या होता है, यहाँ पर जो एज होता है ना, एक तरफ का जो किनारा होता है वो थोड़ा सा क्या होगा, बेंड होगा, ताकि आप इजीली एक सीधी लाइन बना सको। तो इस एज को बोलते हैं फिडुशियल एज। इसको क्या बोलते हैं, फिडुशियल एज। तो आपको ध्यान रखना है फिडुशियल एज क्या होता है, आपको ध्यान रखना है फिडुशियल एज क्या होता है, क्योंकि पूछा जाता है। फिडुशियल एज किसको बोला मैम, मान लो अगर मैं यहाँ पर रफली सा बनाऊं कि ऐसे, तो मैम ये सीधा ऐसे जा रहा था, लाइन ऑफ साइट जो है इस तरीके से जा रही थी, लेकिन देखो मैंने छोटा सा कॉर्नर में एक बेंड करके एक एज जैसा बना दिया। इस एज में क्या है, ग्रेजुएशन बनी है, इसमें क्या बना है, स्केल बना है। इस एज को क्या बोलते हैं, फिडुशियल एज बोलते हैं। क्लियर हो गया, पहले इतना बता दीजिए। एलिडेड का काम क्या होगा, साइट करना, और जिस टाइम पर हम साइट कर रहे हैं उसी सेम टाइम पर इसको प्लॉट भी करना। तो प्लॉट भी कर सकते हैं और लाइन ऑफ साइट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है अच्छी बात है। हाँ, ये तोड़ने वाली कहानी तो चली रहती है मुझे लगता है कॉलेजेस में। तो आपको अभी इसका एक पिक्चर क्लियर हो गया। तो सबसे पहली बात, अभी अगर मुझसे पूछा जाए कि एलिडेड से क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एलिडेड का काम मैम क्या है, साइट करना, प्लॉट करना है। एलिडेड 2 तरह के होते हैं। यहां से सवाल आता है प्लेन एलिडेड और टेलीस्कोपिक एलिडेड। जो मैंने आपको अभी ये पिक्चर शो करी है, ये अभी शो करी है प्लेन एलिडेड की। मैम सारे पॉइंट सामने क्लियर दिखते जाएंगे और एट द सेम टाइम हम उनको प्लॉट करते जाएंगे। प्लेन एलिडेड है। तो प्लेन एलिडेड के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको एक बार देख लेते हैं, फिर जाएंगे टेलीस्कोपिक एलिडेड के ऊपर। तो देखो प्लेन एलिडेड में क्या याद रखना है, इट इज यूज्ड फॉर साइटिंग द ऑब्जेक्ट। वही पॉइंट्स अंडरलाइन या हाईलाइट कर रही हूं जो इंपॉर्टेंट है, इससे हम साइट कर पाएंगे। और दूसरी लाइन मैम यहाँ पर लाइन को ड्रॉ भी कर पाएंगे। तो साइटिंग भी हो सकता है, ड्राइंग भी हो सकता है। दूसरी चीज, ग्रेजुएशंस मैम एक साइड बनी होती है, वो जो कॉर्नर होगा वो थोड़ा सा तीखा होगा साइड पे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बिवेल्ड एज, या फिर इसको बोलते हैं फिडुशियल एज। ये क्वेश्चन आप पहले एग्जाम में पूछा जाता था कि कौन सी एक्सेसरी है जिसमें फिडुशियल एज होता है, तो एलिडेड में होता है। या फिर पूछेंगे कि फिडुशियल एज से आप क्या करते हो, उसमें स्केल बना होता है और लाइन्स को प्लॉट करने के काम में आता है। आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, veins are used for sighting the object and it is essential that veins are perpendicular to the surface of sheet। ये तो बहुत जरूरी है। तो मैम अगर आपने इसके ऊपर ऐसे शीट रखी है, जो वेन होनी चाहिए, मतलब जिस थिन हेयर से अगर आप सामने देखोगे, एक आई वेन और एक ऑब्जेक्ट वेन ऐसे होनी चाहिए बिल्कुल परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर मैम नहीं है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, तो हमारी लाइन ऑफ साइट जो है उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। अच्छा, नॉट मच सुटेबल इन हिली एरियाज। अब ये भी एक पॉइंट है, प्लेन एरियाज में तो इनका काम चल पड़ेगा, बट हिली एरियाज में हम इनकी हेल्प से प्लॉट कम ही चीजें कर पाएंगे। क्योंकि क्या होगा, ध्यान देना, क्योंकि क्या होगा मैम, मान लीजिए कि आपने प्लेन टेबल बोर्ड यहाँ पर रखा था, प्लेन टेबल बोर्ड यहाँ पर रखा था, ये पड़ा है मेरा प्लेन टेबल, ठीक है। इसके ऊपर किसको रखा हमने, इसके ऊपर रख दिया हमने यहाँ पर अपना एलिडेड, ऐसे पड़ा हुआ है एलिडेड। उसका एक आई वेन दिख रहा है, एक ऑब्जेक्ट वेन दिख रहा है। ये हिली एरिया है। अब देखना, बिवेल्ड मतलब एक साइड में कॉर्नर सा तीखा सा पार्ट, हिंदी एग्जैक्ट में देख के बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा ये देखो, अब हिली एरिया है,
हिली एरिया है, मुझे इस वाले पॉइंट को यहाँ पर ए को देखना था। क्या मैं डायरेक्टली इन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल सकती हूँ, या इस सी पॉइंट को मैं यहाँ एलिडेट रख के देख पाऊंगी क्या? हिली एरिया का एक छोटा सा मतलब जो ड्रॉबैक है, हिली एरिया का एक छोटा सा जो ड्रॉबैक है कि मुझे जो पॉइंट्स दिखाई देंगे ना, जो मुझे पॉइंट्स दिखाई देंगे वो हमारा इसको लिख सकते हैं, बिवेल्ड एज को लिख लो स्लोपिंग एज, जैसे मैंने पीछे डायग्राम में बनाया था ना, इसको लिख लीजिए स्लोपिंग एज। बिवेल्ड इसलिए लिखा क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। स्लोपिंग देखो ये दिखाया है डायग्राम में, ये जो डायग्राम बनाया था ना ऊपर, तो इसमें देखो ये सीधा था और यहाँ से ऐसे साइड को एक स्लोपिंग एज दिखाया था, तो उसको बिवेल्ड एज बोलते हैं। ठीक है, स्लोपिंग एज स्क्वायर की बजाय। अच्छा कहाँ थे हम? यहाँ थे, ये हो गया। हाँ, तो मैं बोल रही थी आपको इन हिली एरियाज, हिली एरियाज में क्या है कि मैम अगर आप दूर दूर वाले पॉइंट्स पर जाएंगे तो हो सकता है कि आपको पॉइंट क्लियरली विजिबल ना हो, तो आप इन वाले पॉइंट्स को अपनी शीट पे तो देख ही नहीं पाएंगे। मतलब हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो सिर्फ कुछ ही डिस्टेंस तक लिमिटेड रह जाएगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? लाइन ऑफ साइट सिर्फ कुछ ही डिस्टेंस तक लिमिटेड रह जाएगी। किस केस में? जहां पर भी हिली एरिया है। अगर लाइन ऑफ साइट लिमिटेड रह गई तो अब क्या होगा? तो अब मुझे कुछ और भी ऐसा रिक्वायरमेंट होगा कि मैं ज़्यादा डिस्टेंस तक देख भी सकूं और ज़्यादा डिस्टेंस तक मैं डिस्टेंस भी मेजर कर सकूं। हिली एरिया में तो चेन और टेप को ले जाना भी मुश्किल होता है। तो प्लेन एलिडेड के तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ से मुझे एक हिंट मिल गया, यहाँ से मुझे एक हिंट मिल गया कि अब हिली एरिया में तो इसको यूज़ किया नहीं जाएगा। तो हिली एरिया के लिए यूज़ किया जाता है टेलीस्कोपिक एलिडेड। हिली एरिया के लिए यूज किया जाता है टेलीस्कोपिक एलिडेड। टेलीस्कोप लगा हुआ है, देखो इसमें एक वर्टिकल सर्कल है जिसमें वर्नियर मार्क है, ग्रेजुएशन बनी है। यहाँ पर भी नीचे क्या बना है मैम? यहाँ पर भी स्केल बना है जिससे आप लाइंस को ड्रॉ कर पाओगे। कहाँ पर ड्रॉ कर पाओगे? शीट के ऊपर ड्रॉ कर पाओगे। अब ये जो टेलीस्कोप लगा है इसके पॉइंट्स भी देखेंगे हम। इसमें जो टेलीस्कोप लगा है मैम, यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा आई पीस हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अच्छा मुझे बताइए, क्या आप टेक्योमेट्रिक इक्वेशन लगाकर, अगर ये टेक्योमीटर है, टेक्योमीटर में क्या करना होता है मैम? टेक्योमीटर में एक चीज अलग होती है, सिर्फ हमारे डायफ्राम में दो अलग एक्स्ट्रा स्टेडिया हेयर दिए होते हैं। तो अगर दो हमारे एक्स्ट्रा स्टेडिया हेयर दिए हुए हैं तो आप मुझे बताओ टेक्योमेट्रिक इक्वेशन लगा के क्या आप यहाँ पर डिस्टेंस निकाल सकते हो दो पॉइंट्स के बीच में? टेक्योमेट्रिक इक्वेशन लगा के डिस्टेंस निकाल सकते हो। थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर होगा लेकिन डी निकालना आपको आता है। तो हिली एरियाज में अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए होगा, मैं यहाँ से साइट करूंगी, मैं यहाँ से साइट करूंगी, सामने ऑब्जेक्ट को देखूंगी, मुझे स्टाफ इंटरसेप्ट तो मिल जाएगा। स्टाफ इंटरसेप्ट पता होगा, आई की वैल्यू पता होगी, एंगल मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर स्केल बना हुआ है जिससे आप वर्टिकल एंगल मेजर करते हो, जिससे आप वर्टिकल एंगल मेजर करते हो। तो मैम इस टाइम पर कैलकुलेशन करके डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और जो डिस्टेंस आएगा उसको हम शीट पर प्लॉट कर देंगे। किसी को कोई डाउट? अब देखो, क्योंकि हमने ये पिछली चीजें सारी डिटेल में पढ़ी हैं तो ही हमें ये समझ में आ रहा है कि ये काम कैसे होगा। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो हमारा टेलीस्कोपिक एलिडेड होता है इसमें क्या ध्यान रखना है? टेलीस्कोपिक एलिडेड इट इज यूज्ड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू टेक इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट अब हॉरिजॉन्टल ना होकर इंक्लाइंड है, और इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट जनरली कहाँ पर होंगी? ये ज्यादातर हमारी हिली एरियाज में होंगी। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टेलीस्कोप विद लेवल ट्यूब। टेलीस्कोप में लेवल ट्यूब भी ऊपर लगाई हुई है ताकि हम इसको लेवल जब होगा तो आप देख सको कि एंगल की वैल्यू 0 0 आनी चाहिए और उसके बाद बबल मूव कर जाएगा तो कुछ ना कुछ एंगल इंक्लाइंड आपके पास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेवल ट्यूब होगी, ग्रेजुएटेड आर्क या ग्रेजुएटेड सर्कल और हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर माउंटेड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम टेक्योमीटर के डिफरेंट रिलेशन लगाकर करेंगे। इसको यूज जनरली कॉलेज में किया भी नहीं जाता। कॉलेज में अगर प्लेन टेबल सर्वे करोगे भी गोविंद तो आपको वहाँ पर प्लेन एलईडी ही प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि कॉलेज में हमें थोड़े से एरिया का सर्वे करने को दिया जाता है, मतलब अपने डिपार्टमेंट के आसपास वाला। क्लियर है? इसके कोई पॉइंट्स में किसी को डाउट? अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि एक प्लेन टेबल होगा जिसमें हमें याद रखना है जॉनसन टेबल का साइज, ट्राइपॉड में कुछ याद नहीं रखना है। फिर उसके बाद आएगा प्लेन एलिडेड, उसमें आपको याद रखना है फिडुशियल एज क्या होता है जिसमें स्केल बना होता है।
इसका काम क्या है, इसमें लाइन ऑफ साइट को मतलब वो करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, ताकि हम ऑब्जेक्ट को देख सके, साइट कर सके और उसी टाइम उसको बना भी सकें। टेलीस्कोपिक एलिडेट को कहाँ प्रेफर करोगे, जहाँ पर लाइन ऑफ साइट जो है इतनी ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती, डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, तो वहाँ पर हम हिली एरियाज को हिली एरियाज में इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बोलो किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? तो किसी को कुछ पूछना है? आगे चलें, आगे चलिए, बताइए। आप इन पॉइंट्स को लिख लेना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्लास है, अगर मैं हर पॉइंट लिखूंगी तो टाइम हमारा लिखने में थोड़ा ज़्यादा निकल जाएगा। तीसरी चीज़ करते हैं बात कंपास की। कंपास सभी ने देखी है? हाँ मैम, अब अगर कोई पूछे कंपास देखी है तो मैंने आपको क्लास में दिखाई थी कि कंपास कैसी होती है, और अब मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपके दिमाग में वो पिक्चर भी होगी। माउंटेड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मतलब सत्यम क्या हुआ? माउंटेड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर मैं बोलूं इस टेलीस्कोप को रखा गया है, किस एक्सिस पर रखा गया है, तो हॉरिजॉन्टल ही आएगा ना। किस एक्सिस पर रखा गया है, तो कौन सी एक्सिस है जिस पर आप इसको रख रहे हो? वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। और मुझे बताएंगे किस प्लेन में ये वर्टिकल एंगल देखेगा, वर्टिकल प्लेन में या हॉरिजॉन्टल प्लेन में? एक्सिस मतलब जिस पे इसको माउंट किया गया है, माउंटेड ऑन। अगर मैं बोलूं इसकी हेल्प से मुझे एंगल देखना है तो कौन से प्लेन पर देखेंगे? तो मैम जब हम इससे एंगल देखेंगे तो प्लेन रहेगा वर्टिकल, और अगर हमारा प्लेन हमारा वर्टिकल है तो एक्सिस क्या होती है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे चलिए। अब हमने कंपास को देखा है और मैं ये मानकर चल रही हूँ कि प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास का डायग्राम आपको, या इमेज, वो पिक्चर जो मैंने दिखाई थी क्लास में, वो आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर ट्रफ कंपास की, और ट्रफ कंपास का क्या यूज है इसके बारे में देखते हैं। आप मुझे बताओ कंपास का काम क्या होता है? आपने सभी ने कंपास पढ़ी है, जनरली बताओ। अभी हम इससे पहले कंपास सर्वे में जो पढ़कर आ रहे हैं, कंपास का काम होता क्या है, क्यों हम कंपास को यूज करते थे, बोलो। तो कंपास को यूज करने का हमारा एक ही मेन मकसद होता था कि हम मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की पोजीशन निकाल सकें। क्या बता सकें कि भाई मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की डायरेक्शन क्या रहने वाली है, यही होता था। और मैम हम क्या करते थे, मान लो आपने ये सर्वेयर कंपास बनाई है, सर्वेयर कंपास में नीडल यहाँ बनाई है, तो जब आपकी नीडल जिस डायरेक्शन को दिखाएगी, वो डायरेक्शन क्या होती थी मैम? वो डायरेक्शन हमें दिखा देती थी कि मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ क्या है। और मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की डायरेक्शन को दिखाने वाली लाइन, इमेजिनरी लाइन जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को ज्वाइन करेगी ऑन द अर्थ सरफेस, इस इमेजिनरी लाइन को क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से आपको क्या पूछा जाता है? तो आपसे पूछा जाता है कि ट्रफ कंपास का यूज क्यों करते हैं? आप बोलेंगे मैम क्योंकि हम मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। क्यों करना है हमें नहीं पता, अभी पढ़ना है हमने, अभी सीखेंगे। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन मुझे मिल सके, तो यहाँ पर यूज होती है ट्रफ कंपास। आप देख रहे हो कि पिछली वाली से अलग है, वो सर्कुलर होती थी, ये हमारी रेक्टेंगुलर शेप में है। बीच में इसमें इस तरीके से एक नीडल होती है। जो नीडल हमारी है वो कैसी शेप की है मैम? पॉइंटेड नीडल है। और इस ट्रफ कंपास में कुछ रीडिंग्स लिखी हुई है। इस तरफ 0 डिग्री, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 0 डिग्री, इस तरफ भी 5 ग्रेजुएशन, इस तरफ भी 5 ग्रेजुएशन। अगर मैं बोलूँ मैम मैंने क्या किया, अगर मैं बोलूं कि मैम मान लीजिए ये हमारा प्लेन टेबल है और ये जो पेन है मेरे हाथ में, ये जो पेन है ये हाथ में, ये नीडल की डायरेक्शन है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, आपने प्लेन टेबल को साइड पर रखा, मुझे देखना है मैंने अब देखो प्लेन टेबल ये है, ये ना प्लेन टेबल, तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, कैसे भी रख सकते हैं ना। तो मान लो मैंने इनिशियली प्लेन टेबल को ऐसे रखा है, ऐसे रख दिया, उसको फिक्स कर दिया, उसको लेवल कर दिया। क्या करना है किस स्टेप में करना है अभी सीखना है। अब मैंने इसके कॉर्नर में रख दी ट्रफ कंपास। अब जब मैंने कंपास रखी तो मैंने देखा कि उसकी नीडल जो है ना वो भी 0 0 की रीडिंग नहीं दिखा रही है। मैंने कहाँ रखी, ये हमारा प्लेन टेबल था, इसके कॉर्नर पे यहाँ पर रख दी ट्रफ कंपास। तो ट्रफ कंपास में जो नीडल है वो ऐसे टेढ़ी है, अभी वो 0 0 की बजाय 5 डिग्री का एंगल दिखा रही है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक क्लैंप था जिससे मैंने ट्राइपॉड से अपने प्लेन टेबल को फिक्स किया हुआ था, उसको लूज किया और अपने प्लेन टेबल को ऐसे कुछ घुमाया।
जब मैं अपने प्लेन टेबल को घुमाऊंगी, एक पोजीशन ऐसी मिल गई जहां पर रीडिंग 0 0 दिखा दी नीडल ने, जहां पर नीडल ने 0 0 रीडिंग दिखा दी। अब मैंने प्लेन टेबल को ऐसे फिक्स कर दिया। तो पहले ये ऐसे था, फिर मैंने इसको तब तक घुमाया जब तक ये ऊपर रखी हुई नीडल 0 0 आ जाए। तो इसका मतलब अभी जो मैंने अपने प्लेन टेबल को रखा है, इस डायरेक्शन में रखा है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ जा रहा है। क्लियर हो गया? तो क्या अभी क्यों करना है प्लॉट, अभी मैं बताऊंगी आपको, पर प्लॉट करते हैं, ये समझ में आ गया। तो मैम हम प्लेन टेबल के ऊपर इसको रख देते हैं। मान लो इनिशियली ऐसे दिखा रही थी 5-5 की रीडिंग, तो आपने क्या करना है, अपने प्लेन टेबल को घुमाना है, तब तक घुमाना है जब तक वो 0 0 ना दिखा दे। जैसे ही 0 दिखा दिया फिक्स कर दो। तो प्लेन टेबल की पोजीशन अगर मैम पहले आपने ऐसे रखी थी, अब वो ऐसी हो गई है, तो मतलब ये वाली पोजीशन आपको रखनी है सारी लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। तो इसके बारे में अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें ट्रफ कंपास के, तो ट्रफ कंपास किस लिए यूज होती है? इट इज यूज टू एस्टेब्लिश द मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, उसको डिफाइन करने के लिए। सो व्हेन नीडल इन कंपास अलाइन इटसेल्फ अलोंग मैग्नेटिक मेरिडियन, रीडिंग जो होगी कंपास में वो क्या होगी? 0 होगी। क्यों यूज करते हैं वो मैं समझाऊंगी, पर अभी आपको ये पता चल गया कि ट्रफ कंपास से करना क्या है। टेबल के ऊपर कॉर्नर पे रखते हैं और हमें जब तक 0 0 नहीं मिल जाता हम अपने प्लेन टेबल को घुमा देते हैं। जो अब फिक्स आ गया वो उसकी पोजीशन मान ली। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए यहां तक कुछ पूछना है। सारी एक्सेसरीज आपको दिमाग में एक तरीके से एक पिक्चर क्लिक करते जाना इनकी अपने दिमाग में कि क्या क्या चीजें कैसे दिख रही थी जिसने कॉलेज में नहीं देखा है। तो आपको पता है प्लेन टेबल है, शीट है, ट्राइपॉड है, एलिडेड है जिसकी हेल्प से देख रहे हो, एक प्लेन एलिडेड है, एक टेलीस्कोपिक एलिडेड है। टेलीस्कोपिक एलिडेड को आपने हिली एरियाज में यूज किया है। उसके बाद हमने देखिए कंपास। कंपास का काम क्या है? कंपास का काम है मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को दिखाना। अगली चीज है, अगर आप प्लेन टेबल रख रहे हो आपको उसको लेवल करना पड़ेगा, और लेवल करने के लिए अभी तक हम इतनी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो लेवल ट्यूब या लेवलिंग ट्यूब या फिर आपको स्पिरिट लेवल का यूज करना पड़ता है। स्पिरिट लेवल का यूज करना पड़ता है। और आपको पता है अब इसमें कौन से लिक्विड डाले जाते हैं? कोई बता सकता है कौन सा लिक्विड इसके अंदर फिल किया होगा? तो मैम अगर आपने प्लेन टेबल को लेवल करना है, तो मान लीजिए अगर मैंने प्लेन टेबल को लेवल करना है, तो मान लो ये हमारा प्लेन टेबल है, टॉप से देख रहे हो प्लान है, टॉप से देख रहे हो ये प्लान है, या फिर हम बोल सकते हैं ये हमारा टॉप व्यू है। अगर मुझे लेवल करना होता है ना, प्रॉपर लेवल करना है, तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं पहले तो इसको यहाँ से उठाऊंगी स्पिरिट लेवल को। तो स्पिरिट लेवल को मान लो इस डायरेक्शन में रखा, इस डायरेक्शन में रखा, बबल सेंटर पे आना चाहिए। बबल को सेंटर में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्राइपॉड लेग्स के जो ट्राइपॉड लेग्स है उसकी डायरेक्शन या उसको चेंज करना पड़ेगा लेफ्ट राइट, कि बबल सेंटर पे आ जाए। और इसी के परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर क्या हुआ? ऐसे। तो मैम पहले आप इस डायरेक्शन में भी आपकी प्रॉपर लेवलिंग होनी चाहिए, बबल सेंटर पे होना चाहिए, और जो पहले वाली पोजीशन थी उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आप बबल ट्यूब को रख दोगे। और अभी भी बबल ट्यूब में जो लेवल है वो क्या होना चाहिए? देखो, तो ये क्या होना चाहिए? अभी भी बबल जो है वो हमारा सेंटर पे आना चाहिए। तो अगर दोनों कंडीशंस में हमारा बबल सेंटर पे आ रहा है, तो यहां से मैं क्या बोलूंगी कि हमारा प्लेन टेबल पूरी तरीके से लेवल है। सो स्पिरिट लेवल इज यूज्ड टू एसरटेन दैट प्लेन टेबल इज लेवल और नॉट। क्लियर हो गया? प्लेन टेबल लेवल है या नहीं है वो देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। 2 लेवल ट्यूब एट राइट एंगल। आपके पास 2 ट्यूब अगर नहीं होती तो आप क्या कर सकते हो? पहले एक ट्यूब को रखा, उसका अपने बबल सेंटर पे ले आए, उसी ट्यूब को उठाया, उसके परपेंडिकुलर रखा और उस बबल को सेंटर पे ले आए। परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर प्लेस्ड ओवर द प्लेन टेबल टू लेवल द प्लेन टेबल। कोई डाउट किसी को? अब अगली एक्सेसरी से हमने क्या किया? प्लेन टेबल को लेवल कर दिया। इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज क्या आती है? नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी एक्चुअल पिक्चर दिखाऊं यहाँ से समझने की, तो यहाँ अगर दिखता है तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो आप, अब आप अगर इस एक्सेसरी को देखोगे, अगर आप इस एक्सेसरी को देखोगे तो यहाँ पर क्या है मैम? यहाँ पर ये वाली चीज क्या है? एलिडेड है। बताओ, अब आप आंसर कर सकते हो। मैम यहाँ पर अगर मैं ये वाली चीज यहाँ से इरेज कर दूं, इसको हटा दूं, अब देखो कौन सी एक्सेसरी बच गई? ये एलिडेड था, ये क्या रखा है हमने? स्पिरिट लेवल रखा है।
ये एलिडेड है, ये स्पिरिट लेवल रखा है। ये क्या दिख रही है ऊपर हमें? ट्रफ कंपास दिख रही है, ये हमारी ट्रफ कंपास है। अब एक और चीज रह गई, ये जो रेड कलर का आपको कुछ दिख रहा है, ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है। अब ये जो रेड कलर का नजर आ रहा है ये क्या है? आप इसको थोड़ा सा ही यहां से देखकर एक बार मतलब ध्यान से देख लीजिए ये क्या चीज है, ठीक है। अब मैं इसी की सेम पिक्चर आगे जो ड्रॉ करी गई है उसको समझाने के लिए वो दिखाऊंगी, पर ये रेड कलर का मैम इस तरीके से। आपने रोटी बनाई है ना घर पे, चिमटा देखा है? तो चिमटे से क्या होता है कि मैम रोटी को पकड़ते हैं और सेका जाता है। तो चिमटे की कुछ ऐसी चीज होती है कि वो आगे से खुला होता है, उसका जो अगर हम मेरे से बनेगा नहीं तो वो आगे से ऐसा होता है और फिर पीछे से टाइट होता है। ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है ना। तो ये क्या चीज है? ये हमारी लास्ट एक्सेसरी है जो हम यहाँ पर अभी पढ़ने वाले हैं। ये एक्सेसरी को बोलते हैं, जैसे आप लोग आंसर भी कर रहे हो, इसको बोलते हैं प्लम्बिंग फॉर्क। इसको क्या बोलते हैं? प्लम्बिंग फॉर्क। इसका काम क्या होता है? सेंटरिंग। सेंटरिंग का मतलब क्या होता है? सेंटरिंग का मतलब होता है कि मैम अगर यहाँ पर प्लेन टेबल आपने ऐसे रखा था, प्लेन टेबल को आपने ट्राइपॉड के ऊपर रखा था, तो ट्राइपॉड को ऊपर रखा था, अगर मैं बोलूं कि हमारा जहां पर इंस्ट्रूमेंट पड़ा है इसका सेंटर पॉइंट यहाँ है। अभी तक हमने सेंटर को क्या करते थे मैम? अभी तक सेंटरिंग करने के लिए आप किसका यूज कर रहे थे, कोई बता सकता है? अभी तक हमने जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े उसमें सेंटरिंग किसकी हेल्प से कर रहे थे? क्या हम प्लम बॉब की हेल्प से कर रहे थे? प्लम बॉब क्या होता था? एक धागा होता था और नीचे इस तरीके से स्टील का वो बना होता है, जहां वो पॉइंट है मतलब वो सेंटर वाला पॉइंट दिखा रहा है। इसमें आपने इस धागे को क्या कर दिया? इसमें आपने इस धागे को एक चिमटे वाली जैसी चीज से जोड़ दिया दूसरे वाले डायरेक्शन में। तो मैम यहां से मैंने धागा जोड़ा और ये सेम मेरा प्लम बॉब ही तो है, यहां से लेकर यहां तक प्लम बॉब ही तो है। तो प्लम बॉब को इस रेड कलर की आर्म याद करो जो भी मैंने पीछे दिखाई थी, यहां से लेकर अब ये क्या चीज है? ये हमारा प्लेन टेबल बोर्ड है, ये हमारा प्लेन टेबल बोर्ड है। तो प्लेन टेबल बोर्ड है, ठीक है। तो मैम इस तरीके से फिक्स किया कि ग्राउंड का अगर ए पॉइंट यहां था तो यही पॉइंट शीट के ऊपर स्मॉल ए कहां होगा? क्या आप ये फाइंड आउट कर पा रहे हो? तो मैम अगर ग्राउंड पे सेंटरिंग कैपिटल ए थी तो मैं प्लम्बिंग फॉर्क को लगाती हूँ, उसके नीचे क्या लगाएंगे? प्लम बॉब लगाएंगे। जहां प्लम बॉब ग्राउंड को टच कर रहा है इसके ऊपर जहां पर पॉइंटेड एंड प्लम्बिंग फॉर्क का है तो ग्राउंड वाला वही पॉइंट मुझे शीट के ऊपर मिल जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? प्लम्बिंग फॉर्क एक अलग एक्सेसरी आ गई। प्लम्बिंग फॉर्क का किस लिए यूज किया जाता है? ताकि हम लोग ग्राउंड वाले पॉइंट को शीट के ऊपर ला सकें। अगर आपने सेंटरिंग करी है ग्राउंड वाले पॉइंट को शीट के ऊपर ला सके, या फिर इसका ऑपोजिट केस ये है कि मैम आपने पहले से ही बोला था कि शीट पर आपका ये पॉइंट हमारा स्मॉल बी है, तो शीट पर अगर पॉइंट पहले से आपने स्मॉल बी दिखाया है उसको आप ग्राउंड पे दिखा सको कि कहाँ है, तो फिर क्या करेंगे मैम? प्लम्बिंग फॉर्क में बी पॉइंट मुझे पता है, मुझे देखना है कि ग्राउंड का कैपिटल बी कहाँ होगा, तो आप प्लम्बिंग फॉर्क को अरेंज करो, यहाँ प्लम बॉब लगाओ, जहां वो ग्राउंड को टच कर रहा होगा तो ये ग्राउंड का बी पॉइंट आ जाएगा। तो दो बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन है। ग्राउंड के ए पॉइंट को शीट के ऊपर प्लॉट किया, या पहले से शीट पे मैंने बी पॉइंट बनाया हुआ था, उस शीट वाले पॉइंट से मैंने एस्टेब्लिश किया ग्राउंड का पॉइंट। ये दोनों काम हम प्लम्बिंग फॉर्क की हेल्प से कर सकते हैं। कोई डाउट? प्लम्बिंग फॉर्क को याद रखना प्लम बॉब से, प्लम बॉब से रिलेट करते हुए प्लम्बिंग फॉर्क को याद रखना, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे मैम? सेंटरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ग्राउंड वाले पॉइंट्स को शीट पर लोकेट कर सकते हैं और जो शीट पर ऑलरेडी पॉइंट्स प्लॉटेड हैं उसको ग्राउंड पर ला सकते हैं। सो प्लम्बिंग फॉर्क इज अ यू शेप मेटल फ्रेम और इसका पर्पस क्या है? सेंटरिंग द प्लेन टेबल, सेंटर कर पा रहे हैं, तो सेंटर कर पा रहे हैं और सेंटरिंग वाले पॉइंट को कहां पर ला पा रहे हैं? शीट के ऊपर ला पा रहे हैं, या फिर विच इज ऑलरेडी प्लॉटेड ऑन ड्राइंग शीट, जो ऑलरेडी प्लॉटेड है शीट के ऊपर उसको हम ग्राउंड पर ले पा रहे हैं। सो ट्रांसफरिंग द ग्राउंड पॉइंट ऑन ड्राइंग शीट, या इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? ट्रांसफरिंग द जो भी आपका पॉइंट ट्रांसफरिंग, इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या हो सकता है? ट्रांसफरिंग द पॉइंट ऑन शीट, पॉइंट ऑन शीट टू द ग्राउंड, सिंपल लैंग्वेज में शीट टू द ग्राउंड। तो ये कोई डाउट किसी को कि प्लम्बिंग फॉर्क क्या कर रहा है? सेंटरिंग करोगे, सेंटरिंग करके आपको दिखाना पड़ेगा कि प्लेन टेबल का सेंटर कहाँ था, तो शीट के ऊपर दिखाएंगे। तो मैम ग्राउंड से शीट वाला पॉइंट कैसे लेकर आएंगे? प्लम्बिंग फॉर्क। शीट से ग्राउंड वाला पॉइंट कैसे लेकर आएंगे? प्लम्बिंग फॉर्क। बोलो किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है तो।
बोलो किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है? अभी तक हमने जितनी भी एक्सेसरीज पढ़ी है, अगर इसमें कोई डाउट है किसी को, फिर आगे चलते हैं। अभी तक जितनी भी एक्सेसरीज पढ़ी है, अगर इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताइए। तो सारी एक्सेसरीज के जितने जितने भी काम थे वो सारे क्लियर हो गए? सारी एक्सेसरीज के जितने भी काम थे वो सारे क्लियर हो गए? बोलिए। प्लेन टेबल है, क्या एडवांटेज है, क्या लिमिटेशन है, एक्सेसरीज समझ आ गई। अब इन एक्सेसरीज को यूज करके देखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने देखा है बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, और कई एग्जाम में मैं आपको पहले ही बता दूं, बाद में डाउट पूछोगे इसका आंसर की गलत दी हुई है। तो ये रेफरेंस बुक से लिया गया है और ये इसी ऑर्डर में याद रखना है, क्योंकि मुझे पता है अगर आप अलग अलग बुक में देखोगे आपको इसके आंसर्स अलग मिलेंगे। तो पहले ही बता दे रही हूँ कि ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है। तो क्या लिखा है? टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ प्लेन टेबल। टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ प्लेन टेबल का मतलब क्या होता है? आपको पता है टेम्परेरी एडजस्टमेंट मतलब मैम जब भी हम एक अपने इंस्ट्रूमेंट को नई जगह पे लेके जाते हैं जो एडजस्टमेंट हमें बार बार करनी पड़े, तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट क्या क्या होती है, ये ऑर्डर याद रखना किस स्टेप में होती है। सबसे पहले आता है फिक्सिंग द प्लेन टेबल ऑन द ट्राइपॉड। तो ये नॉर्मल सी बात है कि ट्राइपॉड को आप जनरल सा लेवल कीजिए, उसके ऊपर प्लेन टेबल को रखिए अपनी हाइट के अकॉर्डिंग कि आप उसमें चीज़ें ड्रॉ कर सको। दूसरा आता है लेवलिंग। लेवलिंग का मतलब आप सब समझते हो कि हमारा प्लेन टेबल प्रॉपर लेवल होना चाहिए, और प्रॉपर लेवल होने के लिए जो बबल है लेवल ट्यूब में वो क्या होना चाहिए? सेंटर पे आना चाहिए। अब क्या होता है, तीसरा जो स्टेप है वो हमारा सेंटरिंग है। अब कुछ बुक्स में सेंटरिंग ऊपर दिया होता है, वो गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप सेंटरिंग कर रहे हो तो इसका मतलब मैम मान लो ये आपका प्लेन टेबल था, आपने सेंटरिंग करी, इसके सेंटर पे पॉइंट आएगा, इसके सेंटर पे पॉइंट मतलब मैम ग्राउंड पर हमने एस्टेब्लिश कर दिया। पर मैम अब लेवलिंग खराब हो, अब आप इसके बाद लेवल करो। इसके बाद मैंने लेवल किया, मान लो मेरा प्लेन टेबल ऐसे लेवल हो रहा है। अगर प्लेन टेबल ऐसे लेवल हुआ मतलब तो हमारा ये वाला पॉइंट जो था शीट पर वो ग्राउंड पर अलग हो गया ना। मैम पहले लेवल नहीं किया हुआ था, पहले मेरे प्लेन टेबल ऐसे था, मैंने उसका सेंटर ढूंढा, उसको ग्राउंड पे ले आया। जब मैंने लेवल किया तो ये पॉइंट मेरा अलग हो जाएगा ना। तो मतलब समझ पा रहे होंगे शायद आप। तो आप लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्लेन टेबल को लेवल करना पड़ेगा। सेंटरिंग का मतलब आप जानते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के जो सेंटर की पोजीशन है उसको शीट पे लेकर आने वाली बात की है। और लास्ट आती है ओरिएंटेशन, ठीक है? नहीं, लेवलिंग के बाद सेंटरिंग से थोड़ा ना बिगड़ेगा। आप मुझे एक आंसर कीजिएगा, अभी मैं बोल रही हूँ ये हमारा प्लेन टेबल पूरा प्रॉपर लेवल है। लेवल होने का मतलब है पूरा प्रॉपर लेवल है ये हमारा जो प्लेन टेबल है। लेवल होने का मतलब है कि अब ये पोजीशन ऐसी है कि अगर हम लाइन ऑफ साइड देखें जो कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आएगी, तो लाइन ऑफ साइड पूरी हॉरिजॉन्टल आ रही है। अब मुझे बताओ इसका जो सेंटर है ये वाला पॉइंट था, पहले मैंने क्या किया? लेवल किया। इसके बाद मैंने इसका सेंटर वाला पॉइंट देखा, तो सेंटर जहां होगा वहीं रहेगा, यस और नो? सेंटर जहां है क्या ये वहीं पर रहा? इससे दूसरा केस क्या बन रहा था? दूसरा केस ये बन रहा था कि अगर मैम पहले आपका प्रॉपर लेवल था नहीं प्लेन टेबल, तो पहले अगर प्रॉपर लेवल था नहीं, इतना टेढ़ा नहीं होगा लेकिन आपको समझाने के लिए बस बता रही हूँ कि पहले आपका प्लेन टेबल आपने ऐसे रखा हुआ था, फिर आपने बोला कि इसका जो सेंटर है मैम वो सेंटर यहाँ पर है, और सेंटर आपने इसको ग्राउंड से शीट के ऊपर ले आए, ये आ गया। अब जब मैम आप इसको थोड़ा सा लेवल करोगे प्रॉपर, तो लेवल करने पर ये सेंटर वाला पॉइंट हमारा शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ग्राउंड पर भी वो शिफ्ट हो जाएगा, तो चीज़ें गलत हो जाएंगी, ठीक है? कंपास में अलग था, कंपास को इसके साथ मैच मत करो। यहाँ पर सेंटरिंग बाद में करी जाती है क्योंकि नहीं तो सेंटरिंग डिस्टर्ब हो जाती है। बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में वो डिस्टर्ब नहीं होती थी, इसीलिए हम वहाँ पर वो परफॉर्म करते थे। तो इसीलिए इसका ऑर्डर थोड़ा अपोजिट रहता है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट लिखा हुआ है इसने ओरिएंटेशन, लास्ट लिखा हुआ है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन क्या होता है ये अभी की क्लास के लिए हमारी एक नई टर्म है। ऊपर वाली 3 जो पॉइंट्स हैं वो सारे हमारे क्या हैं? बिल्कुल फेमिलियर है। तीसरी टर्म ओरिएंटेशन है। तो अगर पहले वाले 3 फेमिलियर हैं, इसको देख लो। लेवलिंग का मतलब क्या होता है?
प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द प्लेन टेबल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये मैंने इस तरीके से डेफिनेशन इसलिए लिखी है, जब आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो उसमें हेल्पफुल होगा। अच्छा, दूसरी चीज मैम, जब प्रॉपर लेवलिंग करते हैं तो आपने क्या बोला, जो स्पिरिट लेवल था या लेवलिंग ट्यूब था उसमें हम लेवल ट्यूब को पहले इस तरीके से रखेंगे कि बबल सेंटर पे आए, बाद में हम उसके परपेंडिकुलर रखेंगे ताकि बबल सेंटर पे आए। इन दोनों ही पोजीशंस में आपका बबल क्या होना चाहिए, सेंटर पे। अगर दोनों में ही अगर हमने अपनी जो स्पिरिट लेवल है पहले इस पोजीशन में रखा, दूसरा हमने उसके परपेंडिकुलर रखा, दोनों केस में बबल सेंटर पे आ रहा है, तो हमारा प्लेन टेबल प्रॉपर लेवल है। लेवलिंग के बाद हमने क्या देखा, सेंटरिंग। सेंटरिंग किससे की जाएगी, सेंटरिंग का मतलब है एग्जैक्टली हम उस सेम पॉइंट को ग्राउंड से शीट पर ला सकें या शीट से ग्राउंड पर ला सकें। तो वो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्लम्बिंग फॉर्क का यूज करते हैं। ये भी आपको पहले बता दिया। अब तीसरा जो स्टेप है ओरिएंटेशन, तीसरा जो स्टेप है ओरिएंटेशन, ये बहुत ध्यान से सुनना कि है क्या। अभी आप अपने हाथ में भी अगर इस चीज को परफॉर्म करोगे जो मैं बताऊंगी तो भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी इसकी डेफिनेशन को नहीं देखते। आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ ओरिएंटेशन को समझने के लिए। ध्यान से देखना। अभी मेरे पास ये प्लेन टेबल है, अभी मेरे पास ये प्लेन टेबल है। मैंने बोला कि मैंने यहां से, ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी इस डायरेक्शन में, या मेरे को एक पॉइंट दिखा वो इस डायरेक्शन में दिखा। तो देखो मैंने क्या किया, जो मैं चीज बोल रही हूं उसको मैं यहाँ पर बनाऊंगी, जो मैं बोलूंगी उसको मैं यहाँ बनाऊंगी। तो क्या किया मैम, मान लीजिए आपने एक जगह पे प्लेन टेबल को रखा था, इसकी सेंटरिंग वगैरह की थी। अब आपने यहाँ पर कोई एक पॉइंट ए मान लिया, ग्राउंड पर ये स्मॉल ए मान लिया। आप यहाँ से क्या कर रहे थे, बी वाले एक ऑब्जेक्ट को साइट कर रहे थे। तो जब आपने यहाँ से साइट कर रहे हो तो ए पर क्या रखोगे, एलिडेड रखोगे। एलिडेड का आई वेन से मैम ऑब्जेक्ट वेन से जाती हुई एक लाइन ऑफ साइट जाएगी। तो आपने उस लाइन ऑफ साइट की तरफ देखा और फिडुशियल एज पे स्केल बना हुआ था, आपने वहां से एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी एज जो हमने स्केल सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से। बिल्कुल सही बात है। तो मैम आप इस पॉइंट को क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। तो ए से बी के लिए हमने एक लाइन बना ली। समझ में आया कि कागज पे लाइन कैसे बन रही है, ए से बी के लिए कागज में लाइन कैसे बन रही है। तो मैम यहाँ पर हम लाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ स्केल सेलेक्ट कर लेंगे और वो स्केल कितना सेलेक्ट किया उस बेसिस पे लाइन आ गई। अब क्या करेंगे, अब मैं बी पॉइंट पे जाती हूँ। अब सुनना, इसी सेम सिचुएशन को मैं आगे परफॉर्म करना चाहती हूँ। तो अब यहाँ पर बनाती हूँ मैं इस वाली सिचुएशन को, ताकि आप दोनों चीज़ों को कंपेयर कर पाओ जो मैंने बोला। अब मान लेते हैं कि हम अपने प्लेन टेबल को बी वाली जगह पर लेकर गए और ए पर मैंने रख दिया, ए पर रख दिया मैंने यहाँ पर अपना इस तरीके से रेंजिंग रोड या कुछ भी रख दिया इस तरीके से। अब मैम हमने बी पोजीशन की बात करी, आप बोल रहे हो बी पे प्लेन टेबल रखो। आप सोचो कि अभी मैंने जहाँ प्लेन टेबल रखा था मैं बी पर जाती हूँ, तो बी पर मैं अपने प्लेन टेबल को फिक्स कर देती हूँ। बी पर जब मैं अपने प्लेन टेबल को फिक्स कर रही हूँ तो मैंने कुछ इस तरीके से फिक्स कर दिया, मैंने कुछ इस तरीके से फिक्स कर दिया प्लेन टेबल को, ठीक है, ऐसे फिक्स कर दिया। और कहाँ है मैम, ट्राइपॉड के ऊपर। जब मैम आपने इसको फिक्स किया है, यही वाला प्लेन टेबल तो आप आगे उठाकर लेकर गए हो, यही प्लेन टेबल आप आगे उठाकर लेकर गए हो। तो इस पे तो मैम ऑलरेडी एक लाइन पहले से ही प्लॉट है, इस पर एक लाइन ऑलरेडी पहले से ही प्लॉट है। मान लेते हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी इस तरीके से प्लॉट थी। अब बताओ, देखो अब जब मैं नई जगह गई, नई जगह से मेरे को क्या करना है, बैक साइड, जैसे हम कंपास में करते थे बैक साइड करना है। नई जगह गई, मैंने 3 स्टेप्स किए, फिक्स किया, फिर उसके बाद मैंने इसको लेवल किया, उसके बाद मैंने इसको सेंटर किया। सेंटरिंग करने के बाद हुआ क्या, सेंटरिंग करने के बाद क्या हुआ, जब मैंने यहां रखा, अब जब आप बैक साइड लोगे, क्या आपको बी से ए वाली साइड जो आपने रेंजिंग रोड रखी है वो दिखाई देनी चाहिए या नहीं। मैम आप बोलेंगे कि ग्राउंड पर अगर ये वाली लाइन ऐसे सीधी आ रही थी, जब आप बी पर से देखोगे तब भी तो वो लाइन सीधी आनी चाहिए। अब अगर आप एलिडेड को यहाँ रख देते, एलिडेड का एक एंड यहाँ रख दिया मैम और एक एंड यहाँ रख दिया, अब जब मैं यहाँ से देखूंगी क्या मुझे यहाँ पर ए पॉइंट दिख रहा है, जल्दी से बताना, क्या मुझे ए पॉइंट दिख रहा है। मैम आपने यहाँ फिक्स कर दिया, आप यहाँ से देख रहे हो, क्या आपको यहाँ से सामने क्या दिखेगा, मैम ए तो नहीं दिखेगा।
अब ए नहीं दिखेगा। अब मैंने क्या किया फिक्स करने के बाद, मैम यहाँ से मैंने बैक साइड लिया। मैंने बैक साइड लेने के लिए अपने प्लेन टेबल को घुमाया। तो प्लेन टेबल को घुमाया, कैसे घुमाया मैम, आपने यहाँ पर ये रखा हुआ है एलिडेड। अब आप इसको रोटेट करेंगे। आप इसको कब तक रोटेट करोगे, आप अपने प्लेन टेबल को कब तक रोटेट करोगे, जब तक ये वाली जो चीज है, अगर आप इसको घुमाते हो ऐसे, जब तक मैम ये वाली चीज इसके बिल्कुल सामने ना आ जाए। तो अब मैंने इसको यहाँ पर रोटेट किया। तो आफ्टर रोटेशन जो मैं ये दिखा रही हूँ, इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखाती हूँ तो आप रोटेशन वाली चीज समझ पाओगे। तो मैम अब हमने इसको रोटेट किया। तो जब आपने इस प्लेन टेबल को घुमाया, घुमाने के बाद आपकी प्लेन टेबल की पोजीशन मिल गई आपको ये, घुमाने के बाद प्लेन टेबल की पोजीशन मिल गई अगर आपको ये, तो क्या हुआ, अब जो ए और बी वाले पॉइंट मैम यहाँ पर ऐसे आ रहे थे, अब बी पॉइंट मुझे यहाँ दिख रहा है और ए पॉइंट कुछ यहाँ दिख रहा है, मैंने मान लिया। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल ना ले जाकर सीधा दिखा देते हैं। बी पॉइंट और ए पॉइंट जो हैं अभी हमारे मान लेते हैं कि सीधी लाइन में आ गए, ठीक है। तो आपने यहाँ से बैक साइड जब लिया तो मैम जब आप बी से देखोगे ए को, तो आपको क्या अपने प्लेन टेबल को थोड़ा सा घुमाना पड़ा इस तरीके से कि बी और ए पिछली वाली की बिल्कुल सीधी लाइन में आ जाए, पिछली वाली की बिल्कुल सीधी लाइन में आ जाए, बोलो है ना। आपको ऐसा करना पड़ा कि ये दोनों सेम सीधी लाइन में आ जाए, तो आपको इसको प्लेन टेबल को घुमाना पड़ा। तो किस लिए किया, ताकि मैम जितनी भी लाइंस हमने ड्रॉ करी हैं, जैसे वो कागज पे है वैसे ही वो एक्चुअल में साइड पे उसके पैरेलल होनी चाहिए। जो लाइंस यहाँ ड्रॉ करी है वो लाइन जो कागज पे होगी वैसे ही वो शीट पे भी उसके पैरेलल होनी चाहिए। तो ये जो आपने काम किया ना, इसी को क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कब करनी पड़ेगी मैम, जब भी हम नई जगह पर जाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो लाइन पिछली वाली लाइन के पैरेलल आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो हमने मतलब ओरिएंटेशन नहीं करी है। ओरिएंटेशन प्रैक्टिकली समझ में आ गई क्या होती है। तो यहाँ हम ओरिएंटेशन कैसे कर रहे थे मैम, हम नई जगह पर जा रहे थे, उसके बाद वापस से पिछले स्टेशन को देख रहे थे। पिछले स्टेशन को देखने को बोलते हैं बैक साइटिंग। तो इस वाले मेथड में हमने जो ओरिएंटेशन किया उसको क्या बोलेंगे, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। उसको क्या बोलेंगे, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, बोलो। यहाँ तक कोई डाउट। तो हमने यहाँ पर बैक साइड किया ओरिएंटेशन करने के लिए, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। अब हम एक और काम कर सकते थे। एक और काम क्या कर सकते थे, अभी इसको लिखेंगे, आगे आपको पॉइंट्स बताऊंगी। दूसरा काम क्या कर सकते थे, बस उसमें एरर होता है, वो इसके कंपैरिजन में कम एक्यूरेट है। दूसरे में क्या कर सकते थे मैम, पहले आपने ए स्टेशन पे प्लेन टेबल रखा और सामने आपने बी स्टेशन सेलेक्ट कर लिया। पर देखो बी स्टेशन आपका यहाँ पर है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना मैम आपने यहाँ पर एलिडेड रखा, एलिडेड का एक एंड रखा स्मॉल ए। यहाँ से आप सामने वाली रेंजिंग रोड को देखोगे, यहाँ से आप जिनको समझ आया मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैंने आपको बोला कि अगर आप ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। तो एक बार में मतलब ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है जो नहीं समझ आए। तो सबसे पहले इस स्टेप में मुझे क्या करना है, सबसे पहले आपने प्लेन टेबल को रखा, प्लेन टेबल को मैम सेंटरिंग करी, उसकी लेवलिंग करी। तीसरे स्टेप पे मैंने उसमें मैग्नेटिक मेरिडियन, अरे इसमें क्या नहीं समझ आया, प्लेन टेबल को दूसरी जगह पे जाकर, प्लेन टेबल को दूसरी जगह पे जाकर ऐसे घुमाना है कि मुझे पिछला स्टेशन दिख जाए। क्या किया था, यहां से एलिडेड को रखा था और सामने बी को देख के एक लाइन बना ली थी। अब जब मैं नई जगह पर जाऊंगी तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये वाली लाइन जो है, ये जो मैंने लाइन ऑलरेडी बनाई है, ये लाइन मैम ग्राउंड पर इस डायरेक्शन में थोड़ा ना थी, इस डायरेक्शन में बताने का मतलब तो ये है कि ये वाली लाइन हमारी कुछ ऐसे थी। तो मैंने प्लेन टेबल को वहां पर ऐसे रख दिया था। तो जब मैं नए स्टेशन पे गई तो मैंने प्लेन टेबल को घुमाया। अब ये प्लान में देख रहे हो आप, टॉप व्यू देख रहे हो। तो प्लेन टेबल को ऐसे रोटेट किया, कब तक, जब तक मेरा वो एलिडेड, ये जो एलिडेड रखा है, ये लाइन ऑफ साइट ए बी वाली इस ए पॉइंट को बिल्कुल सीधा ना देख ले। फिर मैंने इसको फिक्स कर लिया। तो मैम जितनी भी लाइंस मैं यहाँ पर बना रही हूँ वो सारी लाइंस मेरी शीट पर भी देखो पैरेलल आ गई,
बी पॉइंट यहाँ आ गया, ए पॉइंट यहाँ आ गया, तो मतलब मेरा जो प्लेन टेबल की नई पोजीशन मैंने यहाँ बनाई है, ऐसे मुझे वहां पर रखना चाहिए था प्लेन टेबल, ताकि सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल आ जाए। अब ये वाली चीज देखना, अगला एग्जाम्पल देखना, क्या हुआ कि आपने सेंटरिंग कर दी, लेवलिंग कर दी, इसके बाद आपने अपने प्लेन टेबल पर मैग्नेटिक कंपास, ट्रफ कंपास रखी और ट्रफ कंपास से मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन दिखाई। तो मैम मान लेते हैं ये वो पोजीशन थी जिसमें नीडल 0 एंगल दिखा रही थी, मतलब यही डायरेक्शन जो है वो क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की है, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की है। हाँ, डिस्टेंस जो है वो चेन और टेप से ही मेजर करना है और उसके बाद ही हम उसको स्केल में कन्वर्ट करेंगे। और सेम टाइम पे देखो ये साइड पे ही हो रहा है काम, साइड पर ही हो रहा है काम, उसके बाद आप इसको ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो साइड पर ही आपने क्या किया, 10 मीटर का डिस्टेंस मेजर किया, फिर आपने उसको 10 सेंटीमीटर बनाया और 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी। तो मैम मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ की पोजीशन आ गई। तो मैंने इस दूसरा केस ये था कि हम एक काम करते, पहले ये बना देते और फिर मैम ए से बी के लिए साइड करके मैंने यहाँ पर एक 10 सेंटीमीटर की लाइन इसलिए बना ली क्योंकि मैंने माना इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, ठीक है। इस पहले स्टेप में कोई डाउट? अब मैम इसके बाद मैंने क्या किया, अब जब मैं सर्वे करूंगी, ये मेरा ए पॉइंट पर मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, रेंजिंग रोड रख दी। अब मैं बी पॉइंट पर जाती हूँ। अब बी पॉइंट पर जब मैं जाऊंगी, लेवल और सेंटरिंग करने के बाद आपने प्लेन टेबल को इनिशियली, मैं मानकर चल रही हूँ, आपने प्लेन टेबल को इनिशियली कुछ ऐसी डायरेक्शन में रखा था, कुछ ऐसी डायरेक्शन में रखा था, ठीक है। अब देखो, अब मैं पिछली वाली रेंजिंग रोड को बिना देखे भी देख लूंगी कि मेरी पिछली लाइन अलाइन है या नहीं। कैसे देखो, अब क्या किया मैम, यहां से देखा, लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम बी पॉइंट पर पहुंचे, प्लेन टेबल रखा, लेवल करा, सेंटर करा। तीसरा स्टेप क्या करना है मैम, यहाँ पर ट्रफ कंपास रखी टॉप में और ट्रफ कंपास में देखना है, और ट्रफ कंपास में देखना है कि क्या मेरा जो एंगल है अभी 0 दिखाई दे रहा है। तो जब आपने यहाँ ट्रफ कंपास रखी तो वो एंगल आपको 0 नहीं दिखा। तो आपने तीसरे स्टेप में क्या किया, अपने प्लेन टेबल को घुमाया, फिर से रोटेट किया। कब तक, जब तक आपकी ट्रफ कंपास में क्या ना आ जाए मैम, एंगल 0 ना आ जाए। तो आपने यहाँ पर प्लेन टेबल को घुमाया, कब तक, जब तक प्लेन टेबल में ट्रफ कंपास में एंगल 0 ना आ जाए। अब मान लो आफ्टर मूवमेंट, घुमाने के बाद, देखो पहले ऐसे था, अभी ऐसे हो गया, इस टाइम पर हमारी ट्रफ कंपास में वैल्यू 0 आ गई। तो अब जो यहाँ पर लाइन हमने ऑलरेडी पहले प्लॉट की थी वो कैसी थी मैम, ए यहाँ था और बी यहाँ था, ये लाइन बिल्कुल वैसी ही आ गई कागज पे जैसी आनी चाहिए थी। मतलब पिछली लाइन के ये बिल्कुल पैरेलल है, थोड़ा सा यहाँ पर खराब बन गया, लेकिन ए स्टेशन से बिल्कुल ये क्या आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी। ए स्टेशन से बिल्कुल ये पैरेलल आ जाएगी, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी की जो लाइन आप ऑलरेडी बनाई है। बोलने का मतलब ये है कि जब भी मैं एक नई स्टेशन पर जाती हूँ तो नए स्टेशन पर जाने पर मुझे नहीं पता होता कि मेरा जो प्लेन टेबल है वो प्रॉपरली ओरिएंटेड है या नहीं। ओरिएंटेड का मतलब है उसमें जो मैंने पहले लाइन बनाई थी, अगर मैं नए स्टेशन पे जाकर पिछले स्टेशन को देखूं तो वो बिल्कुल पीछे एकदम सीधी लाइन में दिखना चाहिए, जैसे यहाँ पर दिख रहा था, सीधी लाइन में दिखना चाहिए नए स्टेशन पे जाकर। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं अपने प्लेन टेबल को घुमाऊंगी, तब तक रोटेट करूंगी जब तक वो बिल्कुल सीधी लाइन में नहीं दिख जाता। अब दिख गया, अब फिक्स कर देंगे, अब फिक्स कर देंगे। तो जब भी हम नए स्टेशन पर जाएंगे हमें ओरिएंटेशन करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरे स्टेप में क्या किया, इसमें हम बैक साइटिंग नहीं करते, हम क्या करते हैं, सबसे पहले नीडल रखते हैं, उसका 0 लगा लेते हैं और यहाँ से हम अगले पॉइंट को देख लेते हैं। फिर हम अगले पॉइंट पे जाते हैं, फिर से हम नीडल रखते हैं, फिर हम 0 लगाते हैं, फिर हम अगले पॉइंट को आगे साइड करते हैं। तो यहाँ कोई बैक साइटिंग नहीं करते, हम सिर्फ मैग्नेटिक मेरिडियन को एस्टेब्लिश करते हुए जाते हैं, एस्टेब्लिश करते हुए जाते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि अगर यहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन की लाइन सीधी ऐसे आई है तो जब मैं नए स्टेशन पे जाऊंगा तो वहाँ पर भी मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसा जब तक आ जाएगा तो वो प्लेन टेबल खुद ही अपने आप पिछले स्टेशन से ओरिएंटेड होगा। ओरिएंटेशन का मतलब समझ आया? आप इमेजिन कीजिए ना, आप इमेजिन कीजिएगा कि मैम आप यहाँ पर खड़ी थी, अभी
आपने यहाँ से मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर हूँ, मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे इस डायरेक्शन में, जो पेन है ये लाइन है, सामने वाले एक ऑब्जेक्ट को देखकर इससे एक लाइन इस डायरेक्शन में ड्रॉ करी। अब मैं जहां पर ऑब्जेक्ट की तरफ लाइन ड्रॉ कर रही थी, मैं जब मैं वहां प्लेन टेबल को उठाऊंगी, इतनी सारी एक्सेसरीज है, अब नई जगह पे रखी। अब जब नई जगह पे रखा, ये प्लेन टेबल वैसे ही तो नहीं रहेगा ना, जैसा यहाँ पर था ऐसा ही शीट उठा के यहाँ रख दो, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है ना। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैम जैसी शीट आपने यहाँ रखी थी वैसे ही वहां रख दो, क्योंकि जब आप वहां रखोगे तो ये लाइन ऐसी अगर आती है तो मैं उस जगह से जब पिछले को देखूंगी तो ये लाइन अभी भी सीधी ही आ रही होगी। ओरिएंटेशन का मतलब समझ में आया या नहीं? तो मैम नई जगह पे प्लेन टेबल अगर ऐसे हो गया तो मतलब अभी हमारी वो वाली पिछले वाली पोजीशन नहीं आई है, तो हमें इसको रोटेट तब तक करना पड़ेगा जब मैं इस स्टेशन से पिछले को देखूं तो वो एलिडेट रख के बिल्कुल सीधी लाइन ऑफ साइट है। यस और नो में बताना, किसी को कोई डाउट है? हाँ, तो ये काम मुझे ज्यादा आसान लग रहा है बैक साइटिंग के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, ट्रफ कंपास रखनी है, प्लेन टेबल को तब तक घुमाना है जब तक 0 0 ना आ जाए। लेकिन इस केस में मैम एरर आने के चांसेस हैं। आपको क्या बताया था, जब आप कंपास की हेल्प से सर्वे करते हो तो एरर किस वजह से आता है मैम? मैग्नेटिक नीडल आसपास के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की वजह से क्या दिखाती है? अगर कोई और डायरेक्शन दिखा दे तो एरर आ जाएगा। तो इस केस में लोकल अट्रैक्शन की वजह से क्या मैं बोल सकती हूँ कि एरर देखने को मिल सकता है। तो जहां पर मुझे जल्दी जल्दी काम करना है, यहां पर मेरा प्लेन टेबल था, मैंने कंपास रखी ऊपर, डायरेक्शन फिक्स कर दी। मैं नई जगह पर गई, मैंने प्लेन टेबल पे शीट रखी, उसके ऊपर कंपास रखी और उसके बाद मैंने आगे आगे की रीडिंग्स ली। तो जहां जल्दी काम करना है, एक्यूरेसी से काम नहीं करना है, मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर जो ओरिएंटेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करूंगी, ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास। और अगर मैंने यूज करना है, इसको यहाँ से इरेज कर देना, तो अगर मुझे यहाँ पर यूज करना है मैम दूसरा, तो उसमें क्या, दूसरा मेथड क्या था, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। तो उसे क्या बोलेंगे, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, ओरिएंटेशन की डेफिनेशन लिखी है और मैं ये मानकर चल रही हूँ शायद आप समझ गए होंगे अब। तो ओरिएंटेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द प्लेन टेबल इन सम फिक्स्ड डायरेक्शन सो दैट जो लाइन रिप्रेजेंट सर्टेन डिस्टेंस ऑन प्लेन या फिर प्लान इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ग्राउंड। तो मैम जो मैंने कागज पे अगर लाइन ऐसे बनाई है, ग्राउंड पे भी लाइन ऐसे ही होनी चाहिए। ये नहीं कागज ऐसे जा रहा है, ग्राउंड की लाइन ऐसे जा रही है, तो वो ओरिएंट नहीं है प्रॉपर। ठीक है, अब क्या बोला, दिस इज एसेंशियल कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। ये कब होना चाहिए, जब आपको अपने प्लेन टेबल को एक से ज्यादा जगह पर रखना पड़ेगा। जब आपको प्लेन टेबल को ग्राउंड पर एक से ज्यादा पोजीशन पर रखना पड़ेगा तो आपको ओरिएंटेशन करवानी पड़ेगी। तो ओरिएंटेशन के दो तरीके हैं, ट्रफ कंपास और बैक साइटिंग। ये वाला जो मेथड है इसमें ज़्यादा एरर आने के चांसेस हैं। ज़्यादा एरर क्यों आते हैं, क्योंकि मैम यहाँ पर जैसा आपने बताया लोकल अट्रैक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर मुझे ज़्यादा फास्ट काम करना है तो मैं इसको यूज़ करूँगी। लेकिन बैक साइटिंग जो होता है ये मोर एक्यूरेट है। आगे मैंने आपको प्लेन टेबल के जितने मेथड्स पढ़ाने हैं उन सब में से अगर मैं बोलूं तो बाय बैक साइटिंग मेथड ही हम यूज़ करेंगे ओरिएंटेशन करवाने के लिए। इन दोनों में डिफरेंस इतना सा था कि इस मेथड में आप यहाँ पर ट्रफ कंपास को नहीं रखोगे। जब मुझे ओरिएंटेशन करवानी है बाय बैक साइटिंग, कोई ट्रफ कंपास नहीं आई, आप गए, एलिडेट रखा, ऑब्जेक्ट को देखा। आप बी स्टेशन पर गए, आपने एलिडेट लिया, वापिस से पिछले वाले ए स्टेशन वाली रेंजिंग रोड को देखा और बैक साइड किया। तो बैक साइड किया, जब लाइन सीधी आ गई फिक्स कर दिया। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर देयर इज नो यूज ऑफ ट्रफ कंपास, आपने यहाँ पर ट्रफ कंपास का कोई भी यूज नहीं किया। ठीक है, दूसरे वाले केस में क्या था मैम, दूसरे वाले केस में आपने यहाँ पर अपना प्लेन टेबल रखा, आपने सामने वाले ऑब्जेक्ट को देखा, एक लाइन बना दी। फिर मैं दूसरी जगह पर गई, मैंने यहाँ पर भी ट्रफ कंपास रखी पहले और उससे मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन बना दी और सीधी मैं अगली लाइन को साइड कर रही हूँ। यहाँ पर कोई भी देयर इज नो नीड ऑफ बैक साइटिंग। ये लाइन जो डॉटेड मैंने दिखाई है ये सिर्फ इसलिए दिखाई है ताकि मैं ये बता सकूँ कि अब लाइन जो है वो पैरेलल आ गई है।
अब लाइन जो है वो पैरेलल आ गई है, तो देयर इज नो नीड ऑफ बैक साइटिंग। अब यहाँ से सीधा क्या करेंगे, अगले स्टेशन को देखेंगे। अब जब मैं अगले स्टेशन पर जाऊंगी तो मुझे कोई बैक साइड की जरूरत नहीं है। नए स्टेशन पे जाओ, कंपास को रखो, अगली रीडिंग लो। क्लियर हो गया लव कुमार, आपको क्लियर हो गया कि ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग में क्या डिफरेंस है। ओरिएंटेशन दो तरीके से कर सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है इन दोनों में तो बताइए। तो ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास, ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास में क्या करना है, ट्रफ कंपास इज प्लेस्ड ऑन द टॉप राइट साइड कॉर्नर ऑफ प्लेन टेबल इन सच अ वे कि रीडिंग जो ट्रफ कंपास में हो वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। दिस इज लेस एक्यूरेट मेथड, लेकिन जहां पर भी रैपिड ओरिएंटेशन करनी है तो हम ओरिएंटेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रफ कंपास। ठीक है, जब भी हम शिफ्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंट को एक नई जगह पर, नए स्टेशन पर, तो वहां पर सबसे पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाएंगे, जिसको हमने क्या नाम दिया, मैग्नेटिक मेरिडियन। फिर हम रोटेट करेंगे प्लेन टेबल को तब तक जब तक आपका मैग्नेटिक नीडल कोइंसाइड ना कर जाए नॉर्थ साउथ पर। ठीक है, अगला मेथड देखा बाय बैक साइटिंग, ये हमारा ज्यादा एक्यूरेट मेथड है एज कंपेयर टू योर ट्रफ कंपास। क्यों? इन दिस प्लेन टेबल इज सेट ऑन न्यू पोजीशन, नई जगह पर प्लेन टेबल को रखते हैं, फिर वहां पर एलिडेट रखते हैं, और लाइन ऑफ ज्वाइनिंग या लाइन ऑफ साइड जो नए स्टेशन की होगी वो पिछले स्टेशन से बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। और अगर ये पैरेलल नहीं है या बाइसेक्ट नहीं कर रही है तो हम प्लेन टेबल को रोटेट करते हैं। अब क्लास में अभी जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट हैं, मुझे बताइए, अगर आपको समझ आया है तो मुझे चैट सेक्शन में जल्दी से आपकी एक यस चाहिए, अगर नहीं समझ में आया है तो नो लिख दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा आसानी से मैं नहीं समझा सकती, क्योंकि अगर जब तक प्लेन टेबल नहीं है तो सिंपल सी बात है। अगर प्लेन टेबल मैम अभी आपके सामने ऐसे रखा है, नई जगह पर भी अगर ऐसे ही हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन करवानी पड़ेगी। जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट है जल्दी से यस लिख दीजिए अगर आपको समझ में आ गया है। आपसे पेपर में क्या पूछा जाता है, आपसे पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा मेथड ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर आपको जल्दी काम करना है तो किस मेथड का यूज़ करोगे, तो किस मेथड का यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये हो गया मैम ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। ठीक है, चलिए अब आते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्लेन टेबलिंग। बिल्कुल आसान है, एकदम आसान भाषा में समझाऊंगी। डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्लेन टेबलिंग। प्लेन टेबलिंग में ये 4 मेथड्स हैं। कई नाम देखने को मिले तो आप इनका नाम याद रख लेना। नाम से सवाल नहीं पूछा जाता, सवाल पूछा जाता है इन मेथड्स को हम यूज कैसे कैसे कर रहे हैं उस बेसिस पे। ठीक है, ओरिएंटेशन कब करानी पड़ेगी, जब आप इंस्ट्रूमेंट को एक से ज़्यादा बार प्लेस करोगे। एक ही जगह पर जब तक प्लेन टेबल है तब तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी। जब आप नई जगह पर जाओगे तभी आपको क्या करना पड़ेगा, पिछले स्टेशन को देखना पड़ेगा। आपको इतना तो पता है ना कि मैम अगर हम कंपास सर्वे करते थे या नॉर्थ से सामने एक ऑब्जेक्ट लेते थे और उसका एंगल थीटा मेजर करते थे कि नहीं। अब सुनना, अगर मैम यहाँ पर बी पर मैं जाती हूँ और बी पर मैं कंपास को रखती हूँ, यही सेम पॉइंट का एंगल यहाँ से थीटा जो रखते थे, दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए था, 180 आना चाहिए था ना। तो मैम जब आप यहाँ से वापस इस लाइन को देखते थे, ये बैक साइटिंग होता था, तो वापस किसको देखना है, इस वाले को। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक कागज लगा दिया हुआ है, तो कागज पे भी वो वापस वाली लाइन ऐसे ही आनी चाहिए जब हम पिछले स्टेशन को देखेंगे। तो इसको लाने वाली मतलब इसलिए हमें प्लेन टेबल को कभी ऐसे घुमाना पड़ेगा, कभी ऐसे घुमाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। हाँ, शायद भावना और एक्स्ट्रा क्लास मुझे कोई एक ज़रूरत हो तो उसके बाद फिर हमारा सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। तो चलो रेडिएशन मेथड देख लेते हैं, इसके बाद वाले मेथड ब्रेक के बाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रेडिएशन मेथड क्या है, इसको डायग्राम से समझते हैं। अब प्लान बना रही हूँ, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ प्लेन टेबल को लेकर बीच में। आप मान लीजिए आप अपने रूम के बिल्कुल सेंटर पे खड़े हो और क्या कर रही हूँ मैं, ये तो ये आ जाएगा आपका प्लेन टेबल। ठीक है, ये आपका प्लेन टेबल है, ये प्लेन टेबल है। और अब ये प्लेन टेबल है आपका, इसके ऊपर क्या है मैम, शीट है। आपने इसकी सेटिंग कर दी है। सेटिंग करने के बाद आपका एक ऑब्जेक्ट या एक जो रेंजिंग रोड है वो पॉइंट ए पर आपने रखी। एक जो रेंजिंग रोड है, मान लीजिए ग्राउंड पर गए, वो पॉइंट ए पर रखी। एक जो रेंजिंग रोड है वो आपने पॉइंट बी पर रखी।
एक जो रेंजिंग रोड है वो आपने पॉइंट सी पर रखी, या मैंने जिन पॉइंट्स को लोकेट करना था वो ये पॉइंट्स थे। तो अगर पहली बात क्या क्लियर हो रही है मैम, प्लेन टेबल को आपने एक ऐसी जगह पे रख दिया जहां से आपने जिन भी पॉइंट्स को प्लॉट करना है, क्या ये मुझे सारे क्लियरली दिखाई देंगे? अगर मैं प्लेन टेबल को यहाँ रख देती हूँ तो मैंने जिन भी पॉइंट्स को प्लॉट करना है वो सारे पॉइंट्स क्लियरली दिखाई देंगे कि नहीं? आंसर करना। दिखाई दे रहे हैं ना? अब क्या किया मैम, आपने जो सेंटर पे प्लेन टेबल रखा था आपने उसको फिक्स किया, उसको लेवल किया, उसके बाद सेंटर किया। सेंटरिंग करने पर प्लेन टेबल की जो पोजीशन मुझे मिली, सेंटरिंग करने पर प्लेन टेबल की जो पोजीशन मुझे मिली उसको मैंने स्मॉल p से डिनोट कर दिया। अब क्या करूंगी, अगला स्टेप क्या है? अगर मुझे लाइन ऑफ साइट देखनी है तो अगला स्टेप क्या होगा मैम, आपने P पॉइंट पे एलिडेड रखा, एलिडेड का आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन इस तरीके से कि हमें सामने ए वाली रेंजिंग रोड दिखाई दे। तो सबसे पहला काम था लाइन ऑफ साइट एस्टेब्लिश कर दी, इस डायरेक्शन में है। अब मैंने देखा, अब मैंने ये ऑब्जर्व किया चेन या फिर टेप से, अब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि चेन या फिर टेप से जो डिस्टेंस आ रहा है P और A के बीच में, मान लो वो 10 मीटर का डिस्टेंस है, आपने रखा है यहाँ पर 1 मीटर 1 सेंटीमीटर स्केल। तो आप यहाँ पर कितनी लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पर कितनी लाइन ड्रॉ करोगे? क्या बोल सकती हूँ कि 10 सेंटीमीटर की ड्रॉ करोगे? बताओ। P से स्मॉल लेटर लिख रही हूँ जो शीट के ऊपर है, तो जब मैम A को देख रहे हैं तो मतलब स्मॉल है, आपने इस पे लिख दिया, तो आपने इस वाली लाइन को 10 सेंटीमीटर का बना दिया। अब मैंने अपना एलिडेड P पर ही रखा है। अब P से सेम मैम आप D को भी देख सकते हो, P से आप C को भी देख सकते हो और P से ही आप B को भी देख सकते हो, लेकिन इन सब के डिस्टेंस अलग अलग भी हो सकते हैं। तो डिस्टेंस आपका हो सकता है कि मैम यहाँ से कुछ और है, यहाँ से कुछ और है, और P से डिस्टेंस इसका कुछ और है। तो सारे डिस्टेंस आप मार्क कर सकते हो। प्लेन टेबल सेंटर पे रखा है, चारों तरफ वाले पॉइंट्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। डिस्टेंस को चेन और टेप से मेजर किया और इसको यहाँ पर प्लॉट कर दिया। अब जब इसको प्लॉट कर दिया तो हमें जो पॉइंट्स मिले मैम यहाँ पर ये वाला स्मॉल d हो गया, इस वाले को हमने b बोला था तो इस प्लॉटेड पॉइंट को b लिख दिया, इस प्लॉटेड पॉइंट को स्मॉल c लिख दिया। कोई डाउट किसी को? तो a b c d प्लेन टेबल के ऊपर वो आ गए जो ग्राउंड पर थे। अच्छा मैम, अगर आप ग्राउंड पर देखोगे, अब देखना क्या हुआ मैम, अगर आपने ग्राउंड पर देखा तो A और D वाली लाइन ऐसे जा रही थी, CD वाली, ये इमेजिनरी लाइन है, आप बना नहीं रहे हो, ये सिर्फ आपको दिखा रही हूं मैं कि हाँ ग्राउंड वाले इन सारे पॉइंट्स के बीच की लाइन कुछ ऐसी बन रही थी। तो जब आप प्लेन टेबल में भी ABCD वाले पॉइंट्स को जोड़ोगे, जब आप प्लेन टेबल पर भी ABCD वाले पॉइंट्स को जोड़ोगे तो ये जो लाइंस आएंगी, क्या ये हमारी ग्राउंड वाले लाइंस के पैरेलल आनी चाहिए? बात समझ रहे हो? ये जो लाइंस आपकी कैपिटल AB है, जो कैपिटल AB है, क्या वो पैरेलल होनी चाहिए स्मॉल ab के? सिमिलरली जो हमारी AD लाइन है वो पैरेलल होनी चाहिए स्मॉल AD के। तो वैसे ही आप बाकी लाइंस के लिए लिख सकते हो, है ना? तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगी, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगी कि मैम इसका मतलब ग्राउंड पर जितने भी पॉइंट्स हैं, जो भी आप उनके बीच डिस्टेंस निकाल रहे हो, उसको आप जो शीट पे प्लॉट कर रहे हो, ये सारी लाइंस क्या होनी चाहिए? एक दूसरे के पैरेलल। तो यहाँ से आपसे एक सवाल अगर पूछा जाता है कि हमारा जो प्लेन टेबल सर्वे है, जो हमारा प्लेन टेबल सर्वे है कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो क्या बोलोगे? क्योंकि सब लाइंस हमें पैरेलल चाहिए, तभी तो हम बैक साइड करके ओरिएंटेशन करवा रहे थे। तो आंसर कर लोगे पैरेलल, मतलब ये इसलिए क्योंकि आपकी सारी लाइंस क्या होनी चाहिए? एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसका स्पेलिंग एक बार चेक कर लेती हूँ। तो प्रिंसिपल ये रहता है, ये रेडिएशन मेथड है। आप मुझे बताइए रेडिएशन मेथड के बेनिफिट्स, आप कब रेडिएशन मेथड को यूज कर पाओगे? कब आप रेडिएशन मेथड को यूज कर पाओगे? बाकी जो आप बीच में चीजें पूछ रहे हो अभी लास्ट में पूछना ना, बीच में मेरा दिमाग पे थोड़ा अलग वो हो जाता है। PARALLELISM ठीक लिखा है। अच्छा मुझे बताइए, आप इस मेथड को क्या तब यूज कर पाओगे जब आप एक ही जगह से सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हो। तो रेडिएशन मेथड सबसे सिंपल मेथड है। अगर मुझसे पेपर में पूछा है आप इसको कब यूज करोगे प्रेफर करना, तो आप आंसर क्या करोगे? दिस मेथड इज सुटेबल जब हम लोग एरिया जो कर रहे हैं दैट टू बी सर्वेड इज स्मॉल, एरिया जो है वो स्मॉल है, एंड ऑल स्टेशंस, ऑल रिक्वायर्ड स्टेशन टू बी प्लॉटेड आर क्लियरली विजिबल
एंड एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब है आप सब तक पहुंच पा रहे हो, सब तक का डिस्टेंस मेजर कर पा रहे हो। एक्सेसिबल का मतलब क्या है, आप वहां तक पहुंच सकते हो। जैसे मैं यहाँ से इस दीवार का डिस्टेंस तक पहुंच सकती हूँ, लेकिन यहाँ से मैं मुझे कोई 10 किलोमीटर दूर एक टावर दिख रहा है, वो एक्सेसिबल नहीं है। तो एक्सेसिबल का मतलब है कि जहां पर मैं इजीली रीच कर पा रही हूँ, जहां पर मैं इजीली पहुंच पा रही हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना। और विजिबल का मतलब पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मुझे पूछा जाए कौन सा मेथड यूज करोगे इफ एरिया इज स्मॉल एंड ऑल द पॉइंट्स आर क्लियरली विजिबल और एक्सेसिबल, तो आंसर क्या होगा, रेडिएशन मेथड। किसी को कुछ पूछना है इसमें, रेडिएशन मेथड में कुछ पूछना है, बोलिए। अच्छा, रेडिएशन मेथड के बाद जो अगला मेरे पास मेथड आता है दैट इज इंटरसेक्शन मेथड। देखो, इंटरसेक्शन मेथड का बस मैं डायग्राम आपको बनाकर समझा रही हूँ कब यूज करना है। इंटरसेक्शन मेथड में तब यूज करूंगी अगर मुझे पॉइंट्स दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन एक्सेसिबल नहीं है, मतलब मैं वहां तक का डिस्टेंस नहीं मेजर कर पा रही। अब इस सिचुएशन को देखना, आपको अभी अभी समझ आ जाएगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या किया मैम, अब आपने मान लीजिए एक जगह पर प्लेन टेबल रखा और ग्राउंड के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको एस्टेब्लिश करना था। मान लो ये एक बिल्डिंग आपको दूर दिखाई दे रही है और दूसरी बिल्डिंग बी आपको कहीं दूर दिखाई दे रही है। तो आपने क्या किया, आपको इन ए और बी पॉइंट की पोजीशन को अपनी शीट पर प्लॉट करना था। लेकिन अभी हमारी जो कंडीशन है उसमें हमारे पास ये चीज है कि हम इसको देख तो पा रहे हैं, वी कैन ओनली साइट, हम इनको सिर्फ देख पा रहे हैं, ओनली साइटिंग इज पॉसिबल, बट हम वी कैन नॉट एक्सेसिबल, मतलब these points are not accessible। तो ये एक्सेसिबल नहीं है, मतलब हम इन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, चेन या टेप ले जाकर हम इनके बीच डिस्टेंस नहीं मेजर कर पा रहे। तो हुआ क्या, मैंने सबसे पहले पी पर प्लेन टेबल को रखा, उसको लेवल किया, उसको सेंटर किया, फिर उसको सेंटरिंग करने के बाद एलिडेड को रखा स्मॉल ए पे, एलिडेड को रखा स्मॉल ए पे, और इस ए को, मतलब स्मॉल ए नहीं, इसको कुछ और पॉइंट मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं क्योंकि ए तो हमारा सामने वाला पॉइंट है। मान लो ये पी पॉइंट पर मैंने इसको प्लेस कर दिया, पी पे एलिडेड रखा और पी से ए को देखती हुई एक लाइन ऑफ साइट बनाई, पी से ए को देखती हुई एक लाइन ऑफ साइट, एक रे यहाँ पर रे बना दी। तो मैम इस केस में हम यहाँ पर कितनी लेंथ ड्रॉ करें लाइन की, हमें नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि P से लेकर A तक का डिस्टेंस, P से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है वो हमारे लिए अननोन है। P से A तक का डिस्टेंस जो है वो अननोन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैम हमने अपनी मर्जी से एक ऐसा स्टेशन सेलेक्ट किया जहां से मुझे A और B दोनों दिखाई दे। अच्छा, इसमें B भी बना लो, तो मैम यहाँ से सेम रेडिएशन बनाओगे और B वाले पॉइंट के लिए भी एक रे ऐसी बन गई। कहाँ तक बनाएंगे मैम, शीट में जहां तक जगह है, तो यहाँ तक हमारी शीट है, जहां तक जगह थी वहां तक बना दिया। अब मैंने अपनी मर्जी से P के सामने एक ऐसी जगह सेलेक्ट कर ली कि अगर मैं यहाँ पर भी खड़ी हूँ ना तो मुझे यहाँ से भी A और B दिखाई दे रहे हैं। जैसे जब यहाँ प्लेन टेबल था तो मुझे A और B दिखाई दे रहे थे, तो वैसे ही अगर मैं प्लेन टेबल को इस नई जगह पे रखूं तो भी मुझे दोनों पॉइंट्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, तो दोनों पॉइंट्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, तो मेरा काम है अब नई जगह पर प्लेन टेबल को रखना। अब मुझे स्टेप्स बताओ, जब आप नई जगह पर प्लेन टेबल को प्लेस करोगे तो क्या क्या करना पड़ेगा आपको। मैम, जब नई जगह पे प्लेन टेबल को रखेंगे उससे पहले हमने क्या करना है, ये वाली जो नई जगह हमने अपने आप सेलेक्ट करी है, मान लो इसको क्यू बोल दिया, जो नई जगह हमने सेलेक्ट करी है मान लो इसको क्यू बोल दिया, तो मैम इस क्यू की तरफ एक रेंजिंग रोड रख ली, क्यू की तरफ एक रेंजिंग रोड रख ली, और रेंजिंग रोड रखकर P से Q का डिस्टेंस तो मुझे वैसे ही पता था, एक सीधी लाइन जो है मैंने यहाँ पर बना ली, ठीक है। P से लेकर Q तक का डिस्टेंस तो मुझे ऑलरेडी पता था, तो इसको मैंने यहाँ पर शीट पे लिख दिया स्मॉल q। Q मैंने अपने आप सिलेक्ट किया था जहाँ से A भी दिखाई दे और जहाँ से B भी दिखाई दे। अब क्या हुआ मैम, आप Q पर जहाँ पर पहले रेंजिंग रोड रख रही थी वहाँ पर आप अब किसको रखोगे, वहाँ पर अब आप प्लेन टेबल को रख दो। तो अब आपने प्लेन टेबल को उठाया और हमने इसको नई जगह पर रख दिया। अब बताओ, जब आप नई जगह पर प्लेस करोगे तो क्या करना पड़ेगा मैम, ये चीज़ें उस पर पहले से ही प्लॉट हो रखी हैं,
ये चीजें उस पर पहले से ही प्लॉट हुई हुई है। कौन सी चीजें? एक तो नीचे पी क्यू वाली लाइन, तो ये सीधी खींच लेते हैं। एक तो नीचे पी क्यू वाली लाइन, और ये दो पिंक वाली लाइंस जो यहाँ पर दिख रही हैं, ये दो हमारी पिंक वाली लाइंस जो इस तरीके से दिख रही है, तो मैम कुछ ऐसे और दूसरी वाली लाइन जो है कुछ ऐसे बना लो, है कि नहीं? जब हम नई जगह पर जाएंगे अपने प्लेन टेबल को रखेंगे, उसको लेवल करेंगे, उसकी सेंटरिंग करेंगे, उसके बाद हम उसका बैक साइड करेंगे। बैक साइड क्यों करना है? ताकि हमारा प्लेन टेबल क्या हो, प्रॉपरली ओरिएंट हो। अब मैंने क्या किया, अब मैम क्यू स्टेशन पर एलिडेट रखो, और क्यू स्टेशन पर एलिडेट को रखते हुए एक तो आप बी को साइड करते हुए एक रे बना लो, और फिर आप ए को साइड करते हुए एक रे बना लो। तो मैम शीट पर इन सभी रेज ने ए वाले पॉइंट्स के लिए स्मॉल ए लिख दो जहां पर कट किया। पहले ए वाली रे ये वाली थी ना, जो ये वाली रे आ रही थी, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, क्यू से भी मैम जब आपने ए को देखा तो ए वाली लाइंस जहां पर कट हुई उसको स्मॉल ए नाम दे दिया, और बी स्टेशन को देखते हुए जहां इंटरसेक्ट हुई उसको बी नाम दे दिया। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में ये था कि ए और बी मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक्सेसिबल नहीं थे, मैं डिस्टेंस मेजर नहीं कर पा रही थी। तो उस केस में मुझे दो स्टेशन ऐसे सेलेक्ट करने पड़े जहां से मैं ए बी को आसानी से देख सकूं। तो पहले स्टेशन से मैंने ए को देखा, और शीट में जितनी मेरे पास पूरी जगह थी मैंने वहां तक एक रे बना दी। यहाँ से मैंने क्यू की तरफ, पी से मैंने बी की तरफ देखा, और यहाँ से भी एक रे बना दी। फिर मैम हम नए स्टेशन पर गए, नए स्टेशन पर जाकर फिर से पी ए की तरफ देखा, फिर से बी की तरफ देखा। जहां पर इन दोनों रेज ने एक दूसरे को कट किया, हमें ए और बी पॉइंट मिल गए बिना वहां पर गए भी, बिना ए और बी का डिस्टेंस मेजर किए, है ना। रिवर भी या कोई भी ऐसा कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर एक्सेसिबल नहीं, मैं बोल सकती हूँ डिस्टेंस बहुत दूर है, हो सकता है कोई टावर सामने और उसका सिर्फ टॉप हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं उसको शीट पे लगाना, देखना चाहती हूँ कितना है वो, तो मैं यहाँ से डिस्टेंस देखो। अब क्या है कि स्केल तो मुझे पता था, स्केल जो मैंने सेलेक्ट किया होगा, मान लो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर था, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लो। जितना डिस्टेंस आएगा, क्यू से जितना डिस्टेंस आएगा उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। इससे क्या हुआ कि शीट पे भी प्लॉट हो गया और ग्राउंड वाले डिस्टेंस भी स्केल को कन्वर्ट करके मुझे अप्रॉक्सीमेट मिल गए। जिनको भी समझ में आया एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए। तो पी ए का डिस्टेंस अननोन था, हमने यहाँ पर दो रेज को इंटरसेक्ट करवाया, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट हुई तो वो वाले पॉइंट्स एस्टेब्लिश हो गए शीट के ऊपर। इसीलिए इस मेथड को क्या बोला जाता है? इसीलिए इस मेथड को इंटरसेक्शन मेथड बोला जाता है। इसीलिए इस मेथड को इंटरसेक्शन मेथड बोला जाता है। बोलिए, समझ में आया? सो दिस मेथड इज प्रेफर्ड व्हेन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड इंस्ट्रूमेंट इज आइदर टू लार्ज, और हम बोल सकते हैं कि वी कैन नॉट मेजर एक्यूरेटली ड्यू टू सम फील्ड कंडीशन। ये आपका पेपर का क्वेश्चन है, ये आपका पेपर का सीधा सीधा क्वेश्चन है। आप इंटरसेक्शन मेथड का भी यूज करोगे जब दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, या डायरेक्टली आप उनके बीच का डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। सो द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइन कैसे? बाय साइटिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टू। हमने दो ऐसे स्टेशन ले लिए जहां से हमें प्लेन टेबल दिख जाए, फिर हमने देखा कि ये रेज कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पर भी इंटरसेक्ट हुई वो हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। सो इट इज वेरी इसेंशियल दैट टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन शुड बी देयर। ठीक है, ये आपका मतलब दो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन होने चाहिए। तो सिंपल सी कहानी में क्या था, एक समरी ले लो, क्योंकि अगली में मैं पूरा प्रोसीजर देखो नहीं बता सकती, आगे के प्रोसीजर इतने सारे हैं तो पूरा प्रोसीजर नहीं बता सकती, इसमें कुछ भी नहीं था मुश्किल। मैं अब एक समरी ले लो कि इसमें क्या हुआ है, जो लोग पूरा रिपीट करने को बोल रहे। पूरा रिपीट कैसे करूँ ना, कितनी देर से हम यही प्रोसीजर देख रहे हैं। यहाँ पर हमने प्लेन टेबल रखा, मुझे सामने दो बिल्डिंग्स है, उनका टॉप दिखाई दे रहा है, तो ये एक पोजीशन थी, मैंने एक रे इसको देखती हुई बना दी पी की तरफ, दूसरी रे क्यू की तरफ बना दी। अभी मेरे को पी और क्यू तक मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ, मुझे बस यहाँ से दूर दो बिल्डिंग्स दिख रही है। फिर मैंने एक अपनी पोजीशन चेंज कर ली, मैं यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस शिफ्ट हो गई, फिर थोड़ा डिस्टेंस शिफ्ट हो गई, फिर से मैंने पी की तरफ देखा और क्यू की तरफ देखा, दो रेज बना ली। मेरी शीट पर इन रेज ने जहां पर भी इंटरसेक्ट किया,
इन रेज ने जहां पर भी इंटरसेक्ट किया उन सारे इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स को हमने क्या बोल दिया कि यही हमारे वो स्टेशन थे जो ग्राउंड पर थे, यही हमारे वो स्टेशन थे जो ग्राउंड पर थे। तो स्मॉल ए आ गया और स्मॉल बी आ गया। पहले एक जगह से आपने 2 पॉइंट्स को देखा, फिर दूसरी जगह से आपने 2 पॉइंट्स को देखा, जहां रेज इंटरसेक्ट हुई वो हमें ग्राउंड पर पॉइंट्स मिल गए। स्केल को कन्वर्ट करके हम देख सकते हैं कि कितना डिस्टेंस इनका एक्चुअल में ग्राउंड पर होगा। ठीक है, नहीं माउंटेनियस के लिए भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत दूर वाले पॉइंट्स को नहीं देख सकते, इसलिए इसमें लिखा है कि अगर साइट कंडीशन ऐसी हो कि एक्सेसिबल नहीं होता है पॉइंट, तो वहाँ पर हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो बस इतनी सी कहानी है। 2 ऑब्जेक्ट आपको दूर दिखाई दे रहे हैं पर आपको डिस्टेंस नहीं पता है, तो आपने अपने प्लेन टेबल को कोई भी 2 ऐसी जगह रख लेना है जहाँ से वो बस आपको दिखाई दे, ताकि मैं उनकी तरफ देखते हुए अपने कागज़ पे क्या बना सकूँ, एक लाइन बना सकूँ। दूसरी जगह पे भी जब प्लेन टेबल को रखा तो उनको देखते हुए लाइन बना सकूँ। जहाँ ये लाइंस कट हुई मतलब वो पॉइंट्स हमारे ग्राउंड वाले पॉइंट्स है। बोलिए इसमें क्या मुश्किल है? हाँ बताइए, इसमें समझ क्या नहीं आया ये बताओ मुझे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वाला मेथड होगा उसको हम आगे, हाँ जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर इंटरसेक्ट किए हैं ना उसी को ही तो नाम दे रहे हैं। जहाँ पर इंटरसेक्ट किए, एक बार इस डायग्राम को देखना, पर ये खराब हो जाएगा, ध्यान से देखना। अब ये अभी समझ लोगे, लास्ट चीज़ है तो क्लियर हो गया। क्या किया, यहाँ पर P था, P से आपने कैपिटल A को देखा, आपने ये लाइन बना ली। P था, कैपिटल B को देखा, आपने ये लाइन यहाँ तक बना ली। ठीक है, तो पहली वाली लाइन, मैं सिर्फ पहली लाइन दिखा रही हूँ, दूसरी दिखाऊंगी नहीं, आपको वहीं से समझ में आ जाएगा अगर आप अभी देख रहे हो ध्यान से। तो मैम P से A वाली लाइन आपने यहाँ हाईलाइट कर दी। जब मैम आप दूसरी जगह पर गए तो दूसरा स्टेशन क्या था, Q पे एलिडेट रखा, तो Q पे एलिडेट रखा। पहले से P से A वाली लाइन यहाँ पर बनी हुई थी, Q पर एलिडेट रखा। Q से भी आपने किसको देखा, A को देखा। तो मैम P से A को देखने वाली लाइन वहाँ थी, Q से A को देखने वाली लाइन ये है। जहां दोनों लाइंस ने कट किया मतलब वो हमारा A पॉइंट होगा, क्योंकि दोनों लाइंस A को साइड करते हुए आई थी तो ये A पॉइंट होगा। सेम ऐसा ही केस क्या था, मैम आपने B को साइड करते हुए P से एक लाइन बनाई थी PB। जब आप Q पर गए तो Q, ये वाली लाइन पिंक वाली लाइन थी, Q से भी आपने B को साइड करते हुए मैम एक लाइन बनाई। जहां B वाली साइड वाली लाइन ने कट किया वो हमारा B स्टेशन हो गया। तो इस तरीके से हमने ग्राउंड पर A और B स्टेशन को लोकेट कर दिया। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा कि हमने नाम कैसे दिए। ठीक है, अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट मेथड देखेंगे कि और कौन सा मेथड है जो हमारा प्लेन टेबलिंग के लिए यूज़ होता है। प्लेन टेबलिंग में 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम क्या होती है वो हमने नेक्स्ट क्लास में देखनी है, तो अच्छे से फ्रेश होकर आना, क्योंकि 2 पॉइंट 3 पॉइंट प्रॉब्लम मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्या चीज़ है। पेपर में वैसे उनका सिर्फ प्रीलिम्स में आपका नाम ही पूछा जाएगा और उससे ज़्यादा उन प्रॉब्लम्स में कुछ नहीं पूछा जाता है। तो थोड़ा सा दिमाग को शांत करके आइएगा, क्योंकि अगले टॉपिक में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है और ऐसी ही थोड़ी बहुत वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए तो अब हम 8 बजे पूरे आ जाना है आपने क्लास में। अगला टॉपिक वहाँ से कंटिन्यू करते हैं जो बाकी के मेथड्स हैं हमारे प्लेन टेबलिंग के। ओके, चलिए थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।